the country. Welcome to this third session of Broker Ki Pathshala. Before we start our main session, as I committed and we do every time, जैसे गुरुकुल टाइप है तो हम हर एक सेशन में एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे सबके अच्छे के लिए, समाज के अच्छे के लिए। और हम जो भी हमारे जो गुरु आते, जो भी गेस्ट आते, स्पीकर, वो हमारे लिए गुरु है, जो हमको जो सिखाते हैं वो हम अच्छी तरह से सीख पाए उसके लिए। तो कृपया आप सब लोग मेरे साथ में रहे। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ सहना सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Thank you friends and welcome back to this third session of ब्रोकर की पाठशाला। आज हमारे बीच हम ईस्ट इंडिया से एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने लेके आए हैं। मुझे यकीन है कि आप उनको सुन के आज का जो आपका सेशन है बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। एंड बिफोर आई इनवाइट हिम, a few announcement for all of you. You know, हम जो आज NAR इंडिया ने जो ऑल ओवर इंडिया ब्रोकर्स जो काम कर रहे हैं उनके लिए एक रिट पिटिशन फाइल की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में, क्रेडाई के साथ मिलके। जैसा कि ये आजकल एक सिटी से दूसरे सिटी में बिजनेस करना बहुत कॉमन हो गया है और डेवलपर्स भी ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो मल्टीपल सिटी में काम करती है। तो हमारे लिए ये चुनौती हो गई कि अगर मैं बंबई में काम कर रहा हूँ और वही डेवलपर का काम हैदराबाद में या कलकत्ता में हो रहा है, और अगर मुझे आज कलकत्ता में जाके काम करना है तो मुझे वहां जाके रेरा का अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो NAR इंडिया ने पहल की है कि हम सभी पूरी ब्रोकर फ्रेटर्निटी के लिए कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि वन रेशन कार्ड वन नेशन, तो NAR इंडिया कहता है कि वन ब्रोकर वन रेरा रजिस्ट्रेशन। तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी हम सब के लिए। और दूसरी बात है, हमारा जो अभी पेंडेमिक चल रहा है, बहुत सारे चैलेंजेस है हर एक बिजनेस को। ब्रोकरेज जो हम लेते हैं उसके ऊपर 18% GST लगता है, जो बहुत ही ज्यादा है। उसकी वजह से हमारे बिजनेस को बहुत इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये रिट पिटिशन में इसके लिए कहा गया है कि वो 18% को हमको 5% करना चाहिए। सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज फाइल दिस रिट पिटिशन। आई हैव साइंड इट. I request all of you, I will be putting a link on the chat box. It is like this. I want each and every broker, आप जो लोग ऑनलाइन है, आप जितने भी ब्रोकर को जानते हैं, ये जो स्लाइड है उसको आप कॉपी करिए और अपना फोटो डाल के, अपना कंपनी का नाम डाल के जितना हो सकता है उतना वायरल करिए और सारे ब्रोकर्स को इसको रिट पिटिशन को फाइल करना चाहिए। तो माय सिंपल रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू, see, this is how we can come together and make a difference for everyone in the industry. And I must congratulate NAR India for doing an outstanding work for entire broking fraternity. Thank you, friends. दूसरी एक सबसे रिक्वेस्ट है all the participants, हम हमारा जो स्पीकर है उनको एडवांस में अनाउंस करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं एंड हमको आप उनको कुछ पूछना है, आपका पर्सनल कुछ क्वेश्चन है, तो अगर आप हमको एडवांस में क्वेश्चन भेजते हैं तो जब मैं पूरी क्वेश्चनरी तैयार करता हूं तो उसमें मैं वो इन्वॉल्व कर सकता हूं। आज का हम सेशन जब स्टार्ट करेंगे तो ड्यूरिंग द सेशन चैट बॉक्स ओपन है, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। हमारा सेशन खत्म होने के बाद वी विल टेक ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू वेरी मच एंड let me invite my dear friend Pawan Agarwal from Calcutta. He is the managing director of NK Realtors Private Limited. मेरी उनसे मुलाकात हुई 2014 में। बहुत अजीब तरीके से मुलाकात हुई थी बिकॉज NAR इंडिया का जो 6th कन्वेंशन था
वो बैंगलोर कलकत्ता ऑर्गेनाइज कर रहा था एंड ही वाज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर। सहारा स्टार में उनके कॉन्फ्रेंस चेयरमैन जितेंद्र खैतान और तभी अजय अग्रवाल उनके प्रेसिडेंट थे रेखा के, उनके साथ में मेरी फर्स्ट मुलाकात। बहुत ही सिंपल आदमी है, सिंसियर है, लो प्रोफाइल है, बट जो भी बात करते हैं वो सच्ची बात करते हैं। तो मुझे बहुत आई वॉज वेरी वेरी इम्प्रेस विथ हिज पर्सनालिटी एंड द वे ही स्पीक। और हमारा इंटरेक्शन में मैंने एक बात उनको पूछी कि सर आप इतनी आपने सक्सेस पाई है बिजनेस में, तो आपको क्या करना है आगे, व्हाट इज योर पर्पस इन लाइफ, तो मेरी लाइफ में इतना अच्छा रिस्पॉन्स, इतना अच्छा जवाब मुझे किसी ने नहीं दिया। मुझे पवन भाई अभी भी याद है आपने क्या बोला था। आपने कहा था कि विनोद भाई हिंदी में ऐसा कुछ करके जाना है कि साला जिस दिन मर जावे ना तो स्मशान में आदमी को खड़े रहने की जगह नहीं होनी चाहिए। एंड आई वॉज कंप्लीटली टेकन आउट, मैं बोला यार ये बंदा है, दिल से बात करता है। एंड आई एम रियली ऑनर्ड एंड फॉर्चुनेट टुडे with my simple one request. Pawan bhai has agreed to be on this platform. Pawan bhai, this is a platform for brokers across the country. यहाँ पे खाली जो भी बातें होंगी ब्रोकर्स के लिए होंगी, उसके अच्छे के लिए होंगी। नेक्स्ट जनरेशन ब्रोकिंग इंडस्ट्री में आना चाहता है तो आज की तारीख में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मैंने सोचा कि हम लोग ऐसे लोगों को बुलाए जिन्होंने अपनी लाइफ रियल एस्टेट में निकाली है और बहुत सारी चीजें सीखी है, और यहाँ पे आके जो शेयर करते हैं ना वो गूगल पे उनको नहीं मिलेगी, बिकॉज आज एवरीबडी इज लुकिंग एट गूगल फॉर द इंफॉर्मेशन। बट आज हम यहाँ पे जो इंटरेक्शन करके आपकी लाइफ स्टोरी के बारे में लोग जानेंगे, आई एम श्योर आज के सेशन के बाद हर एक इंडिविजुअल जो भी ऑनलाइन जुड़ा हुआ है वो कुछ ना कुछ ऐसी बात लेके जाएगा। और मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने अपनी लाइफ में उस चीज को उतारा तो nobody can stop you to become a successful broker. So please welcome Pawan Agarwal from Kolkata, one of the leading broking company of Calcutta. आपके बिजनेस के बारे में जाने उससे पहला थोड़ा रिमाइंड जाते, टेल अस अबाउट योर लाइफ, योर फैमिली, आपका चाइल्डहुड कैसा रहा, आपकी फैमिली में कौन कौन लोग हैं और आपका जन्म कहाँ हुआ। धन्यवाद विनोद जी, आपने मेरा अच्छा काफी ऐसा इंट्रोडक्शन दिया है जो, हाँ धन्यवाद विनोद जी। कलकत्ता में मेरा जन्म हुआ, 1971 में मेरा जन्म हुआ, और हमारी फैमिली में मेरे पिताजी और मेरी माँ के अलावा 4 हम लोग ब्रदर हैं और 2 सिस्टर हैं। और कलकत्ता में 1971 में जन्म होके जब हमने अपना करियर जो चालू किया, हम लोग एक जॉइंट फैमिली में हैं और जॉइंट फैमिली में रहते हुए हमने रियल एस्टेट के अंदर में, मैं खुद जो है वो 1990 में आया। यहाँ तक मेरी स्कूलिंग का सवाल है, मैंने यहाँ कलकत्ता में श्री माहेश्वरी विद्यालय करके हिंदी मीडियम स्कूल है, उसमें क्लास 10 पढ़ा और उसके बाद फिर क्लास 11 और 12 हमने यहाँ पर भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज करके कॉलेज है उसमें पढ़ा। क्लास 12 के बाद हमने बीकॉम के लिए भी, पास कोर्स के लिए भी अपना पढ़ाई चालू की, बट 1 साल बाद पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। हमेशा यही इंटरेस्ट होता था कि कुछ ना कुछ अपने ये बिजनेस में लगना है, काम करना है, पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तो क्लास 12 तो वैसे पूरा कंप्लीट पास किया और उसके बाद बीकॉम पास नहीं किया, बीच में पढ़ाई छोड़ दी और काम में लग गए। क्या बात है, आपके पिताजी कलकत्ता से नहीं है, मतलब राजस्थान से मेरे ख्याल से कलकत्ता में आए थे, तो उनके बारे में कुछ बताइए। मेरे पिताजी कलकत्ता 1962 में आए थे राजस्थान से, और उन्होंने अपना जो वो भी केवल क्लास 2 तक ही पढ़े हुए थे, और उन्होंने भी पहले यहाँ पर आके एज ए लेबर क्लास के हिसाब से अपना काम चालू किया। वो ये बोरे उठाते थे और उनको उस समय में करीब 60 रुपये महीने का उनको मिलता था, 2 रुपया रोज का। और फिर उन्होंने काफी स्ट्रगल करते हुए करीब 1968-69 में उन्होंने खुद का अपना काफी बिजनेस फैलाया 7 साल के बाद ही, और काफी ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे और पेपर का काम करते थे, पेपर मिल्स का और उनकी सप्लाई के अंदर में काम करते थे और काफी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी की। और उन्होंने करीब 1975-76 तक काफी उनके पास प्रॉस्पेरिटी थी। उस टाइम में उनके पास में 6 एम्बेसडर गाड़ियां हुआ करती थी व्हाइट कलर की हमारी फैमिली के लिए। और फिर उसके बाद वो इमरजेंसी आई और उसके अंदर में काफी चीजें नेशनलाइज हुई और उसके अंदर में फिर उन्होंने अपना सब कुछ उनका
वाइप आउट हो गया और उसके बाद वो 1977 से एक्यूट डिप्रेशन में चले गए और एक्यूट डिप्रेशन में जाके उन्होंने 1984 तक आप समझ लीजिए कि केवल घर पे सोते रहे, उठते थे, खाते थे, सो जाते थे, बिल्कुल माइंड कोई काम नहीं करता था। मेरी माँ ने हम लोगों को छहों को, हम लोग चारों भाई को और दोनों बहनों को, जो भी उनकी सेविंग्स थी, जो भी थोड़ी बहुत रेंटल इनकम थी, उससे हम लोगों के पूरे उनको परिवार को आगे बढ़ाया। दोनों हमारी बड़ी सिस्टर की शादी की। फिर जाके 1984-85 में जाके पिताजी का डिप्रेशन ठीक हुआ। तब उन्होंने उस समय में सोचा कि अभी तो अपने पास कोई पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो काम क्या करें? कोई कैपिटल नहीं है, कोई उधार भी नहीं देगा क्योंकि अपनी कोई रेपुटेशन ही नहीं है, कोई जानता भी नहीं है मार्केट में। तो उन्होंने बोला कि हम प्रॉपर्टी का ब्रोकरेज का काम शुरू करेंगे। उस हिसाब में उस समय पापा ने अराउंड एट द एज ऑफ 55 उन्होंने वापस एक नया रियल एस्टेट ब्रोकिंग का काम चालू करने की सोची। क्या बात। तो ये जो अभी आप जहाँ पे बैठे हैं, जो मोड़ पे, उसका पहली जो नींव है वो पापा ने लगाई 1984 में, करेक्ट? हाँ जी, हाँ जी, ये जो एन के जो नाम है वो आपके पिताजी का नाम है, नंद किशोर, हाँ जी, हाँ जी। करेक्ट? सो नंद उन्होंने क्या किशोर अग्रवाल। हाँ, तो उन्होंने नंद किशोर अग्रवाल के नाम से ब्रोकिंग का बिजनेस चालू किया 84 में। हाँ जी, पहले हमारी कंपनी का नाम था एनके अग्रवाल एंड कंपनी। सबसे पहले हाँ, नाम था अग्रवाल ब्रदर्स। करेक्ट। अग्रवाल ब्रदर्स के बाद फिर पापा ने नाम किया एनके अग्रवाल एंड कंपनी और एनके अग्रवाल एंड कंपनी के बाद में फिर हमने इसका नाम एनके रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड रखा। तो पिताजी ने जो शुरुआत की वो कौन से एरिया में क्या काम करते थे? अभी तो मेरे ख्याल से प्लॉटिंग का काम ज्यादा होता होगा, क्योंकि तभी इतनी रियल एस्टेट तो ऑर्गेनाइज थी नहीं 84 में। कलकत्ता में किस टाइप के ट्रांजेक्शन होते थे रियल एस्टेट में? 84 में पापा ने उस समय में मेनली ज्यादा जो फोकस किया वो उस समय में यहाँ पर जो बड़ा बाजार और ये जो यहाँ का मेन पुराना सीबीडी एरिया है हाँ, उसके अंदर में जो जैसे गद्दियां होती है जिनको हम लोग होलसेल मार्केट्स के ऊपर हाँ, में गद्दियां बोलते हैं, उन पे हाँ, काम किया, छोटी ऑफिसों पे काम किया और फ्लैट्स कलकत्ता में 1971 से बनने चालू हो गए थे। यहाँ पर कुछ जो यहाँ की सिंधी फैमिलीज हैं जो काफी पुरानी फैमिलीज, उन्होंने रियल इस्टेट अगर ओवरऑल इंडिया में देखेंगे तो सिंधीज फैटर्निटी का काफी बड़ा योगदान रहा है हाउसिंग के ऊपर में। तो ऑलरेडी यहाँ पर भी रियल इस्टेट में हाउसिंग चालू हो गई थी, तो वो रेसिडेंशियल के ऊपर में और ऑफिस और गद्दियों के ऊपर में ज्यादा काम करते थे और थोड़ा बहुत लैंड के ऊपर में भी काम करते थे। तो आपके पिताजी को सबसे पहले किसने ज्वाइन किया? मतलब आप चार भाई है, तो बाकी के तीन ब्रदर भी यही रियल एस्टेट में है। सबसे पहले पापा को किसने ज्वाइन किया? मैं पिताजी के बारे में एक पहले यूनिक बात बोलना चाहूंगा विनोद जी, जो हमारे मेरे लाइफ के अंदर में बिजनेस डेवलपमेंट के लिए इससे अच्छा एक्सपीरियंस या इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। हाँ, पिताजी का शरीर थोड़ा भारी था हाँ, और पिताजी को उस समय में कलकत्ता के अंदर में जब उन्होंने रियल एस्टेट ब्रोकिंग का काम चालू किया तो हाँ, उनको ये था कि भाई ये जो बड़े बड़े जितने भी परिवार के लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेस के हाउस है, क्योंकि कलकत्ता इज नोन फॉर लॉट ऑफ बिग बिजनेस हाउसेस, यस, और तो उनसे मिलने के लिए क्या, ये जितने भी बड़े बिजनेस हाउसेज वाले यहाँ का एक एरिया विक्टोरिया मेमोरियल करके, वहां पर लोग सुबह वॉक करने के लिए, जितने भी जो लोग हैं संभ्रांत लोग विक्टोरिया में वॉक करने जाते थे। तो पिताजी ने बोला कि सुबह सुबह जो है सबसे ज्यादा लोगों को रिक्वायरमेंट होती है न्यूज़पेपर की, अखबार पढ़ने की। तो पिताजी सुबह 4:45 बजे उठते थे, 4:30 4:45 बजे घर से निकलते थे, 4:15 बजे यहाँ पर एक एस्प्लैनेड करके एरिया है जहाँ पर सारे न्यूज़पेपर्स का सर्कुलेशन फर्स्ट जैसे वहां से डिस्ट्रीब्यूशन होता था, वहां से 5-5 सेट अंग्रेजी के और हिंदी के सारे न्यूज़पेपर उठाते थे और उठा के 5:30 बजे विक्टोरिया पहुंच जाते थे। क्या और बात। वहां पर जितने भी ये ग्रुप वाले हैं जो डिफरेंट बिजनेस ग्रुप्स वाले बैठ बैठ के अपना वॉक करके बैठ के फिर थोड़ा गप मारते थे, वहां उनको उस समय में अखबार देते थे कि अखबार पढ़ने के लिए अखबार लीजिए। क्या तो बात। उनको फिर वहां पर और साथ में अपने चोले में अपनी जेब में रखते थे इलायची, कि वाह। मैं कोई भी गलत चीज खिलाऊंगा नहीं, कोई भी पान पराग पान ये सब नहीं खिलाऊंगा। तो इलायची वो हमेशा गिफ्ट में लोगों को इलायची खिलाते थे और अखबार देते थे। तो उस तरीके से उनको वहां पर अखबार और इलायची वाले बाबू के नाम से जाना गया और वहां से उन्होंने वो अपना एक्सपीरियंस करते हुए बिजनेस डेवलपमेंट जो है वो उन्होंने चालू किया। एक्सेलेंट यार, वेरी। और और जहाँ तक मेरे बिजनेस में पापा को ज्वाइन सबसे पहले मेरे बड़े भाई ने किया, श्याम अग्रवाल जी ने। और
उसके बाद मेरे सेकंड ब्रदर जो है वो आर्यन अग्रवाल जी, वो काफी ज्यादा ब्रिलियंट थे पढ़ने के अंदर में। उन्होंने कभी भी जो है स्कूल में हमेशा टॉप 3 में रहे, कॉलेज में हमेशा टॉप 3 में रहे, और इवन सीए के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी उनके 87% मार्क्स थे। बट पापा को उस समय में रिक्वायरमेंट थी कि नहीं, हमको रियल एस्टेट ब्रोकिंग के अंदर में तुम्हारी भी रिक्वायरमेंट है। तो मेरे सेकंड ब्रदर ने अपना सीए का एंट्रेंस का एग्जाम देने के बाद उन्होंने सीए की पढ़ाई छोड़ के पापा को रियल एस्टेट में ज्वाइन किया, और फिर तीसरे भाई ने थोड़े दिन बाद किया, और मैंने 1990 में किया। तो आपने 1990 में क्योंकि आपके 3 ब्रदर तो ऑलरेडी पापा के साथ आ चुके थे, तो आपने स्टार्टिंग रियल एस्टेट से की या दूसरा भी कुछ काम किया इन बिटवीन? सर मैंने जैसे बताया कि मैं 1971 में मेरा जन्म था, तो मैंने 1987 के अंदर में अपना ऑलरेडी लिया था। और उसके बाद में मैं कॉलेज, जो सुबह सुबह कॉलेज रहती थी, तो मेरा क्या था कि फैमिली के अंदर में सब लोगों को ये था कि भाई कोई खुद भी अपना अगर खर्चा निकाल सके तो वो एक फैमिली के लिए सपोर्ट होगा, फैमिली के लिए हेल्प होगी। तो मैंने करीब 2.5 साल मोटर पार्ट्स के बिजनेस में नौकरी की, करीब शायद 1000 रुपया महीना की एक नौकरी मैंने की 2.5 साल। और उसके बाद 1990 में मैंने जो है फिर रियल एस्टेट में पापा का जो ब्रोकिंग बिजनेस था उसको ज्वाइन किया। बट नौकरी ने 2.5 साल की नौकरी ने बहुत कुछ सिखाया कि एक ग्राउंडेड, लो प्रोफाइल ग्राउंडेड, किस तरीके से छोटे काम को करने की जो आदतें हैं, कि इवन मेरे दुकान में जैसे अगर क्लाइंट्स आते थे और अगर प्योन प्योन नहीं होता था तो हम दौड़ के जाके चाय भी ले आते थे सिकोरा में और केतली के अंदर में। क्या बात। तो कभी भी वो कोई भी नहीं था कि कोई भी काम छोटा है। तो वो एक जो 2.5 साल का वो एक्सपीरियंस था, वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। तो आपको रियल एस्टेट में, बिकॉज पिताजी के साथ 3 भाई ऑलरेडी थे, तो चौथे को भी जाना कोई जरूरी नहीं था। आपको क्या कुछ अट्रैक्शन था रियल एस्टेट बिजनेस के लिए कि ऐसे ही कि नहीं अभी सब लोग हैं तो मैं भी रियल एस्टेट में जाता हूँ? व्हाट वाज दैट वन पॉइंट व्हिच अट्रैक्टेड यू इन रियल एस्टेट? रियल एस्टेट के अंदर में सर वैसे तो फैमिली की रिक्वायरमेंट भी थी, लेकिन साथ में इसको मतलब ओवरऑल रियल एस्टेट में मेरे को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है कि हम लोग इतने अलग अलग लोगों से मिलने की जो अपॉर्चुनिटी होती है, इतने अलग अलग बायर से हम लोग मिलते हैं, इतने अलग अलग सेलर से मिलते हैं, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन अपने आप में एक यूनिक होता है। तो इतने डाइवर्सिफाइड लोगों से मिलने का जो एक चैलेंज और उनके साथ काम करने का जो मजा और एक उनके थ्रू दुनिया को समझने का एक जो आइडिया है, वो हमको बहुत अपील करता था। तो उसीलिए हमने रियल एस्टेट ब्रोकिंग को मतलब अपना करियर भी बनाया। ग्रेट। पवन भाई, मुझे मैं आपको पिछले 6 साल से जानता हूँ और आपको मैंने वो कॉन्फ्रेंस में हम लोग बहुत नजदीक 3 दिन रात को 2-2 बजे तक रह के काम किया है। और जिस तरीके से आपने वो कॉन्फ्रेंस में आपका जो रोल था मैनेजमेंट का, मुझे वाकई में ऐसा लगा कि आपकी कोई बड़ी इंस्टीट्यूट से आपने एमबीए किया हुआ है। लेकिन जब आपने आपकी स्टोरी शेयर की और आपने कहा कि आप 12th तक पढ़े हुए, तो आई थिंक दैट इज मतलब ये चीज मुझे बहुत स्ट्रांगली अपील कर रही है कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एजुकेशन जरूरी नहीं है। एजुकेशन इज गुड, अगर आपके पास है तो आप इसको और आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कुछ अलग क्वालिटी होनी चाहिए। बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल वेरी हाईली क्वालिफाइड, बट वो बोलते हैं दे आर मेंट टू वर्क ओनली, वो बिजनेस नहीं कर पाते, उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं होती है। और आई थिंक आज आप जो शेयर कर रहे हैं ना, उसमें क्वालिटी आती है एंटरप्रेन्योर की। जैसे आपने आपके पिताजी के बारे में कहा कि 2 चौपड़ी 2 पास पढ़े थे, लेकिन ही वाज अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर, यू नो, आप एक अलग सक्सेस स्टोरी पे लेके गए और उनके अंदर एक जुनून था। तो आई थिंक दैट इज व्हाट यू नो दिस प्लेटफॉर्म इज प्रोवाइडिंग आवर ब्रोकर फ्रेटर्निटी की हियर जो भी सक्सेस स्टोरी है ना, उसकी अलग अलग प्रतिभा है। तो आई एम रियली यू नो इम्प्रेस कि मुझे नहीं पता था, मुझे ऐसा ही लगता था जिस तरीके से आप अपना कारोबार संभाल रहे हो, मैनेज कर रहे हो, आपका जो थॉट प्रोसेस है which is clearly coming from your last 30 years experience, I think. So tell us right now, NK Realtors Private Limited में आप अभी मैनेजिंग डायरेक्टर है और आपके जो तीनों ब्रदर है, आपने उन्होंने क्या किया फिर? उन्होंने डेवलपमेंट का काम कभी स्टार्ट किया उन्होंने? रियल एस्टेट के अंदर में देखिए, हम लोगों का जो 1991 से जो भाई लोग हम लोग सब एक्टिव हुए, वो 2004 में फिर मेरे जो सबसे बड़े भाई है श्याम जी अग्रवाल,
उन्होंने ये सोचा कि हम लोगों को चारों भाई को आज के दिन में रियल एस्टेट ब्रोकिंग में रहने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उस समय थोड़ा ऑलरेडी बिल्ड कर चुके थे। धीरे धीरे कुछ सीनियर लोग भी हमारे पास आ चुके थे और टीम बढ़ रही थी। तो उन्होंने बोला कि हम लोगों को एज ए लीडरशिप के अंदर में अब कुछ नए वर्टिकल को चालू करना चाहिए, सभी लोगों को ब्रोकिंग में रहने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये अभी एक जो बोले 2004 के उस समय में एक ऐसा समय था कि जहाँ पर इंडिया एक टेक ऑफ की पोजीशन में जा रहा था, आगे बढ़ रहा था। तो उनको लगा कि अब अपने को रियल एस्टेट डेवलपमेंट में बड़े रूप में आना चाहिए। तो उन्होंने 2004 में एनके रियल्टर्स का काम को हम लोगों को सुपुर्द करके बाकी 3 भाइयों को उन्होंने सृजन रियल्टी करके हमारी कंपनी कलकत्ता में उन्होंने खोली। और फिर 3-4 साल के बाद सेकंड नंबर जो ब्रदर है वो उन्होंने सृजन को ज्वाइन किया। और फिर 1-2 साल बाद के अंदर में मेरे थर्ड ब्रदर ने ज्वाइन किया। तो करीब 2010 के बाद से मैं एनके रियल्टर्स देखता हूँ और बाकी तीनों भाई सृजन रियल्टी का काम देखते हैं। हम लोग सब एक परिवार है, ज्वाइंट फैमिली में है, सब साथ में है। और डेवलपमेंट के काम में भी आज के दिन में भगवान की दया से कलकत्ता में अब आज के दिन में हम लोगों की जो डेवलपमेंट कंपनी है वो आज के दिन में यहाँ के टॉप 5 डेवलपर्स के अंदर में आती है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो नाउ यू आर टेकिंग केयर ऑफ एनके रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो अभी आज 90 से लेके अभी तक आपका जो ग्रोथ हुआ कंपनी का, वेयर डू यू स्टैंड नाउ? आज के टाइम में 2020 में एनके रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड क्या है, कितने लोग काम कर रहे हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं आपकी कंपनी में? हमारी कंपनी में 216 लोग आज के दिन में एज ऑन डेट एज 31 जून के हिसाब से 216 आदमी काम करते हैं। और हमने हमारी ऑफिस कलकत्ता में है और हमने 2.5 साल पहले हमारा ओवरऑल क्या एक्सपांशन के अंदर में ये नहीं है कि सारी सिटीज में फटाफट ऑफिस खोल लो और उसके बाद फटाफट बंद कर दो। वो हमारी कंपनी का कोई भी थॉट प्रोसेस नहीं है। हमारा थॉट प्रोसेस है कि इंडिया एक कंट्री नहीं है, इंडिया के अंदर में 30 कंट्रियों की एक कंट्री है। हर एक स्टेट अपने आप में कंट्री के बराबर है। हर एक स्टेट को अगर आप संभाल लेते हैं तो वो एक कंट्री के बराबर है। तो उसी लिए हमने जो है अपना कलकत्ता में पूरा इस्टेब्लिश होके वो रेट रेस में काफी कंपनियां आई और बोले कि ये एक्सपांसन वैल्यूएशन, हमारे पास एडवाइजर्स आए कि 10 जगह ऑफिस खोलिए, वैल्यूएशन गेम खेलिए। बट हम लोगों ने उसको एज ए फैमिली वी थॉट कि नहीं, दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग बिजनेस। तो हमने कलकत्ता के अंदर में हमारी ऑफिस है। फिर हमने अभी 2.5 साल पहले हैदराबाद में अपनी ऑफिस खोली है और ये 2 जगह भी हमारी ऑफिस है। और हम लोग मेनली काफी बड़ा काम करते हैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज के अंदर में, बड़े प्रोजेक्ट्स के प्रेफर्ड मैंडेट या सोल सेलिंग मैंडेट के ऊपर में। और इसके अलावा हमारा लैंड का डिपार्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट्स है, रिटेल है, ऑफिस है और लॉजिस्टिक एंड वेयरहाउसिंग है और लग्जरी होम्स है। तो ओवरऑल वैसे अगर देखा जाए तो ये सभी कुछ वर्टिकल्स का काम करते हैं। और हैदराबाद ऑफिस है उसमें केवल सेल का काम करते हैं। यू नो, जब इतनी बड़ी आपने देखा कि 2004 में आपने एक स्ट्रेटेजिक प्लान किया, यू नो, आपकी कंपनी के लिए। ब्रदर अलग हुए, बिजनेस डेवलपमेंट में भी गए, बिकॉज 2005 से इंडिया एफडीआई ओपन हो रही थी। और इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इतने वर्टिकल आपको संभालने के लिए एक कोर वैल्यू, यू नो, फाउंडेशन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे हमने अभी ये ब्रोकर की पाठशाला शुरू की पवन जी, तो हमने जो पहले हमारे जो स्पीकर थे फर्स्ट सेशन में, वो मेरे गुरु है बहुत अच्छे, जेपी काबरा जी। उन्होंने आके वैल्यू सिस्टम के बारे में बताया पहले सेशन में कि आपका जो फाउंडेशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने का, सक्सेस होने का, वो एक वैल्यू सिस्टम आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप सक्सेस होते हैं। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की वो 3 कोर वैल्यू क्या है? सर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में हमारी 3 वैल्यू नहीं है, हमारी 5 वैल्यूज हैं। हाँ। और ये 5 जो वैल्यू है हमारी, ये भी हम लोग कोई भी वैल्यूज केवल देखिए, एक तो अपने को अपने वेबसाइट के लिए बना देते हैं, एक अपने ब्रोचर के लिए बना देते हैं। वेरी गुड। और हमारे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में लीडरशिप से लेके नीचे तक के लेवल के अंदर में जो एक अपना पियोन भी है जो ऑफिस में चाय पानी देता है, वो भी हमारी सफलता का साथी है और कस्टमर के एक्सपीरियंस का साथी है। तो वैल्यूज को सबसे ज्यादा जरूरी है कि डाउन द लाइन तक आप किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में इनकलकेट कर सकते हैं। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में हम लोगों की 5 वैल्यू है सर। फर्स्ट वैल्यू है कस्टमर फर्स्ट। कस्टमर फर्स्ट
हम उसको बोलते हैं कि आपकी खुशी हमारा अभिमान। अगर मेरा कस्टमर जो है वो फर्स्ट है और अगर वो उसकी खुशी अगर है तो वो हमारे लिए इससे अच्छा प्राउड कुछ भी नहीं हो सकता है, प्राउड मोमेंट नहीं हो सकता है। इसीलिए हम उसको कहते हैं आपकी खुशी हमारा अभिमान। सेकंड है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी के अंदर में जो कि हमारी आज के दिन में हिस्ट्री रही है, जब से 1984 से ने में पापा ने जो काम हमारा चालू किया था, जब हम स्ट्रगल कर रहे थे, इवन घर के खर्चे के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तब भी उस समय पापा का एक ही प्रिंसिपल था कि हमको कभी भी अपने एथिक्स पे, प्रिंसिपल पे कभी भी कोई पैसे के लिए गलत काम नहीं करना है, किसी गलत बिल्डर का माल नहीं बेचना है, अपना रुपया समझ के ही हमेशा किसी भी पार्टी का रुपया लगाना है। इंटीग्रिटी के ऊपर में कभी भी बेटा आप लोग तुम लोग कोई कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। ये पापा का हम लोगों का हमेशा हम लोगों को एक ही चीज सिखाया हुआ था। तो इसीलिए हम हमेशा हमारी इस वैल्यू पे बोलते हैं हमारा इतिहास आपका अटूट विश्वास। क्या बात है। कि हमारा ये इतिहास है कि आपका अटूट विश्वास हमको हमेशा मिला है। तीसरा हम लोग टीम वर्क, क्योंकि हमारे पास इतने डिपार्टमेंट्स हैं। आज के दिन में हमारा प्री सेल्स कॉल सेंटर है, जहाँ की हमारे खुद का डेडिकेटेड कॉल सेंटर में 30 आदमी है। हमारी एचआर टीम है, हमारी ट्रेनिंग एंड ऑडिट टीम्स हैं, हमारे फाइनेंस अकाउंट्स टीम है। उसके बाद में फिर ये डिफरेंट वर्टिकल्स हैं जो रेसिडेंशियल, जैसे मैंने बताया, इतने इतने करीब करीब 11 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के में जब तक अगर उनमें आपस में टीम वर्क नहीं होगा और वो एक टीम बन के अगर काम नहीं करेंगे तो हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं टीम वर्क, अनेकता में एकता हमारी विशेषता। एंड द फोर्थ वन इज इनोवेशन। आज ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी सेक्टर में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी सर्विस में, अगर आप इनोवेटिव नहीं रहेंगे, रोज आप कुछ नया नहीं सोचेंगे, तब तक आपको इस कोई भी बिजनेस में सर्वाइवल करना विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। जिस तरीके का कंपटीशन हर बिजनेस में आ रहा है, और हम भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन का हमने जिम्मा केवल अपने ऊपर नहीं लिया है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हर एक आदमी को पूरी छूट है कि वो कोई भी इनोवेटिव आइडिया अपने तरफ से ला सकता है, सोच सकता है, मेरे से पर्सनली डिस्कस कर सकता है। बिकॉज इनोवेशन कौन कब ला सकता है ये कोई नहीं जानता है। कि जैसे हम लोग आज भी वो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम की बात करते हैं, जिसके ऊपर में कभी सैकड़ों बुक्स बनी हैं, जो द मोस्ट एफिशिएंट टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के ऊपर में, जिसको और उस सिस्टम को लेके आने वाले जो थे, वो फ्लोर पे एक स्वीपर थे। उन्होंने मैनेजमेंट को जाके बताया था टोयोटा बोर्ड में कि आपका मैनेजमेंट काफी इनएफिशिएंट है प्रोडक्शन सिस्टम, उसको आप इस तरीके से एफिशिएंट बना सकते हैं। और वो इनोवेशन आज टोयोटा को कहाँ से कहाँ लेके आया है। तो इनोवेशन मीन्स नई खोज, हमारी सोच, ये हमारी फोर्थ कोर वैल्यू है। और पांचवी कोर वैल्यू है हमारी सोशली रिस्पॉन्सिबल। ये सबका साथ सबका विकास। हम कुछ भी अगर काम करते हैं और उस काम के कारण अगर हम कोई उसके स्पेक्ट्रम को बड़ा नहीं कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, इन टर्म्स ऑफ कंट्री, इन टर्म्स ऑफ आवर एम्प्लॉइज, तो सबका साथ सबका विकास इज आवर फिफ्थ कोर वैल्यू। क्या बात है। मुझे लगता है आपने बहुत अच्छी तरह से पांचों कोर वैल्यू को समझाया। और आई रियली अप्रिशिएट जो आपने पहले कहा ना कि बहुत सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स अपने वेबसाइट के लिए एक अच्छे मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग कंपनी को पकड़ के एक अच्छा सा लिखने वाला चीज लिखवा देते हैं, और जब कस्टमर उनके पास पर्सनली जाता है तो वो दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं होता है। तो एकदम सही बात। और सबका साथ सबका विकास तो आपका तो ये कोर वैल्यू हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ले लिया है। हमने उन्हीं से लिए है। पवन जी, अभी टाइम चेंज हो रहा है, इतने सारे लोगों को हैंडल करना, इतना सारा काम टाइम पे होना, तो व्हाट डू यू थिंक, आप टेक्नोलॉजी का कितना यूज करते हैं बिजनेस के अंदर और कितना इम्पोर्टेंट है अभी? सर मैंने पढ़ाई जैसे आपको बताया केवल क्लास 12 तक की है, और बट टेक्नोलॉजी के ऊपर में चाहे मेरे को हो सकता है कि कम से कम एक्सपीरियंस है, मेरे को हो सकता है एक्सेल चलाना नहीं आता है, पावर पॉइंट बनाना नहीं आता है, वर्ड फाइल के ऊपर में कैसे काम किया जाता है ये मैं नहीं जानता हूँ। बट वो सारा काम हम लोग, जैसे आपने बताया कि आप अपने साथ लोगों को जोड़ सकते हैं, उनको कंपनी में रख सकते हैं, उस तरीके के एक्सपीरियंस लोगों को, और उनके साथ आप सारा काम अपना जो भी आपके माइंड में है उसको उनको बता सकते हैं।
और उससे वो काम कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी के बारे में तो हम आज से नहीं, हम तो हर 15 साल से ऊपर से जो है, टेक्नोलॉजी के बिना तो आप आगे ग्रो कर ही नहीं सकते हैं, बड़ा काम कर ही नहीं सकते हैं, और प्रॉपर कंज्यूमर एक्सपीरियंस भी नहीं दे पाएंगे, रिजल्ट्स भी नहीं आ पाएगा। टेक्नोलॉजी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। टेक्नोलॉजी का तो बहुत इंपॉर्टेंस है। और स्पेशली अभी जैसे हम लोग जुड़े हुए हैं टेक्नोलॉजी से, आई थिंक हमको ये फैसिलिटी अवेलेबल थी हमारे पास, लेकिन ये लॉकडाउन ने, पेंडेमिक ने हमको फोर्स किया कि भैया आपके पास अभी ऑल्टरनेट नहीं है, तो हम लोग अभी जुड़े हुए हैं ऑनलाइन। कितना मतलब इट इज वेरी कंफर्टेबल। मैं, आप कलकत्ता में, मैं यहाँ पे हूँ, और पूरे इंडिया से अलग अलग सिटी से लोग हम सब दोनों को सुन रहे हैं, तो इट इज अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी आजकल अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन बिक रही है, और टेक्नोलॉजी और आगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, ब्लॉकचेन आ रहा है, आपको लगता है कि रियल एस्टेट के अंदर टेक्नोलॉजी कहाँ तक जाएगी? मतलब आपको वन टू वन रिलेशनशिप, जो वन टू वन कनेक्ट रियल एस्टेट में कितना इम्पोर्टेंट है? तो सर, जब ये लॉकडाउन हुआ, प्रधानमंत्री जी ने जब अनाउंस किया कि 24 मार्च से हमारी कंट्री पूरे लॉकडाउन में जाएगी, तो हमारी जो एक लीडरशिप बोर्ड है, हमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडरशिप बोर्ड बना रखा है, जिसके अंदर में हम लोग 9 जन है मेरे को लेके। तो हम बोले कि ये क्राइसिस के अंदर में, क्राइसिस ब्रिंग्स इनोवेशन। आई ऑलवेज बिलीव कि एवरी क्राइसिस ब्रिंग्स इनोवेशन। तो हमने उस समय में बोला कि अभी निगेटिविटी को दिमाग में न रखते हुए, लेट्स थिंक इन अ पॉजिटिव वे, कि ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम ऑल्सो व्हाट वी कैन डू, हाउ वी कैन मोटिवेट आवर सेल्स पीपल, एंड व्हाट वी कैन डू। और उस समय में हमको ये लगता था कि उसके प्रायर कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि बिना साइट विजिट के भी कस्टमर लोग अपार्टमेंट बुक करते हैं। इस टाइप का एक्सपीरियंस ना हमको था और ना कन्विक्शन था। बट हमने वहां पर बोला कि नहीं, ये क्राइसिस के अंदर में जहाँ सब लोग अंदर ही बैठे हुए, अपने घरों में बैठे हुए हैं, लेट्स यूज द टेक्नोलॉजी टू द फुलेस्ट एंड लेट्स ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट। और वहां से हमने जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर में, वीडियो विजिट्स के नहीं, मेरा, ऊपर में, वहां पर एक पूरा, कैन यू हियर मी? हाँ प्लीज गो अहेड। तो हमने पूरा टेक्नोलॉजी के ऊपर में, वीडियो विजिट्स के ऊपर में काम चालू किया। और जहां हम लोगों को लगता था कि कस्टमर जो है पहले की बिना साइट विजिट के कस्टमर बुक ही नहीं कर सकते हैं, वहां पर हमने ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड के अंदर में, अप्रैल में, जून में, जो हमारी एवरेज सेल्स का अराउंड 65-70% सेल्स अचीव किया। और उसमें मैक्सिमम कस्टमर ने केवल वीडियो विजिट के थ्रू हमको अपना बुकिंग का चेक दिया, विच वाज समथिंग वेरी वेरी, मतलब आई ओपनर फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो विजिट्स पे भी हम लोग किस तरीके से प्रॉपर काम कर सकते हैं। और दूसरा सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले, आज के पहले तक हम लोगों को ये था कि 20%, हम, मेरा वो 2080 मैं बोलता हूँ हाँ, कि 20% वाज द, जिसको हम लोग कहते हैं ऑनलाइन एक्सपीरियंस या टेलीकॉलिंग एक्सपीरियंस, या कस्टमर ने इंक्वायरी किया, एंड 80% इज द फिजिकल एक्सपीरियंस वेयर यू मीट द कस्टमर or customer comes to your site and then the customer books the flat. That 2080 is now transferring to 8020, where the 80% is becoming the non-physical contact हाँ, and 20% is the physical contact for the final visit and the closure. So you need to bring a lot of changes on your technology platform, where through your website or through your project website, how can you give the customer the same experience which a customer is getting on a site visit, through creating proper actual location videos, creating proper 360-degree model flat shoot, creating 360-degree of construction videos. So you have to, and there are so many things which are available in technology you need to use, and we need to now inculcate, or we now to embrace this the new normal, which is, I think, a great positive for all of us. It will save lot of environmental issues, the fuel, the time, the energy. People can today sit in their own comfort of their house or office and can do business, discuss business. So the real estate broking fraternity need to now think on a 80-20 instead of a 20-80.
वाह, दिस इज ए ह्यूज एंड आई ओपनिंग। पवन भाई, हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए, काफी लोग अभी भी घर से बाहर नहीं निकल रहे और उनको लगता है कि यार जब तक अपन 1 to 1 नहीं जाएंगे तब तक ट्रांजेक्शन होने वाला नहीं है। बट योर स्टेटमेंट इज रियली आई ओपनिंग कि आप बोलते हैं कि अभी आगे चल के 80% जो टाइम है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर जाएगा, ओनली 20% पर्सनल इंटरेक्शन होने वाला है। तो कैन यू शेयर, बिकॉज बहुत सारे लोगों को नंबर आते हैं ना न्यूज़पेपर में, ऑनलाइन, कि इन्होंने इतने फ्लैट बुक किए, इन्होंने इतने फ्लैट बुक किए लॉकडाउन में, कोई बिलीव नहीं कर पा रहा है। बट आई थिंक योर स्टेटमेंट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस टू ऑल ओवर व्यूअर्स। आपने अभी आपका जनरल जो आपने बताया कि 60-70% आपने अचीव किया, तो आप महीने में वैसे आपके पास अभी कितने प्रोजेक्ट है जो आप मैंडेट सोल सेलिंग प्रोजेक्ट्स कितने हैं आपके पास अभी? सर कैलकाटा के अंदर में हम लोग के करीब करीब 27 प्रोजेक्ट हैं जो हमारे पास प्रेफर्ड मैंडेट में है, और उसी के साथ फिर प्रीमियम होम्स भी कैलकाटा में हमारा सेगमेंट है, उसमें 7 प्रोजेक्ट हैं, तो टोटल 34 प्रोजेक्ट कैलकाटा में है। और 3 प्रोजेक्ट अभी हमारे हैदराबाद में है। तो टोटल वैसे 37 प्रोजेक्ट्स हमारे प्रेफर मैंडेट में है। तो ये आपने 37 प्रोजेक्ट्स में लॉकडाउन के दरमियान, लॉकडाउन के पहले आपका एवरेज कितना सेल्स होता था नंबर ऑफ अपार्टमेंट, और लॉकडाउन में आपने कितने बुकिंग किए, इफ यू कैन शेयर? तो सर हमारा लास्ट ईयर के अंदर में एवरेज हमने करीब करीब 235 अपार्टमेंट मंथली बेचे हैं। और अभी हमारा इस अप्रैल में हमने सोचा था कि हम 50 अपार्टमेंट भी नहीं बेच पाएंगे, जब हमने लॉकडाउन मार्च में अनाउंस हुआ था, और हम लोग काफी सोचे थे कि 50 फ्लैट भी अगर बेच लेंगे तो इट विल बी बिग फिगर। वहां हमने 120 अचीव किया। फिर मई में हमने 159 अचीव किया, और जून में फिर हमने 210 अचीव किया। सर अभी ये जो आपने बात कही है ना, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे तो आश्चर्य हुआ ही है, लेकिन ये वीडियो जब पूरे इंडिया के जितने भी डेवलपर सुनेंगे वो सारे लोग आपको चेस करने वाले हैं कि भाई हम लोग, हमारे पास सब टेक्नोलॉजी है, इतना बड़ा एक्सपीरियंस टीम है, इतनी बड़ी टीम है, इतनी बड़ी ब्रांड है, but they are yet not able to sell this kind of number in city like Mumbai. I am telling you, this is a fact. So it's a great positive for, according to me, for all the brokers who are out there. If Pawan Bhai can do, we all can do. Isn't it, Pawan Bhai? तो उसके लिए सर जितने भी जो ब्रोकिंग फ्रेटर्निटी के अंदर में हमारे जितने भी साथी हैं, और जो आज के दिन में इस तरीके का मैंडेट का काम करते हैं अपनी रिस्पेक्टिव सिटीज के अंदर में, अगर उनको मेरे से कोई एडवाइस लेनी है, कोई भी आइडिया लेना है, तो वो उनको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। yes, कोई चार्ज नहीं है। केवल चार्ज ये कि जब भी ये कोरोना कोविड का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा और मैं उनकी सिटी में आऊंगा, तो मेरे को कम से कम लंच या डिनर जरूर करा दे। So I guarantee you after this session, पवन भाई, आपका पूरा जो साल है ना वो अपॉइंटमेंट से भर जाएगा, हर एक सिटी से आपको बुलावा आने वाला है। अब आपने जैसे बताया आप मैंडेटेड प्रॉपर्टी में ज्यादा काम करते हैं, तो बहुत सारे हमारे ब्रोकर्स है, उनको ये समझना है कि आप मैंडेट जब लेते हैं तो क्या क्या चीज का ध्यान रखते हैं। बिकॉज सी मैंडेट लेना एक बात है और रिजल्ट देना दूसरी बात है। तो रिजल्ट आप तभी दे पाते जब आप मैंडेट लेते हैं, तभी किसी चीज के ऊपर आपका एक कुछ फिक्स क्राइटेरिया होगा कि भाई ये चीज होगा तभी हम ये प्रोडक्ट का मैंडेट ले सकते हैं। तो व्हाट आर दोस थिंग्स व्हिच यू डू ड्यू डिलिजेंस अबाउट? देखिए सर, सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि जिस बिल्डर के साथ में हम काम कर रहे हैं, वो बिल्डर की क्रेडिबिलिटी मार्केट में कैसी है, वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कि बिल्डर की जो जिसका भी हम बिजनेस डेवलपमेंट के लिए इनिशिएटिव ले रहे हैं, या वो अगर हमको अप्रोच कर रहा है, तो एज ए बिल्डर, एज ए पर्सन वो कैसा है। हो सकता है कि बहुत बार बिल्डर वो नहीं है, वो नया इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, ही कैन बी अ फर्स्ट टाइम डेवलपर ऑल्सो। उसके लिए भी उसका ओवरऑल जो मार्केट में रेपुटेशन क्या है, दूसरे बिजनेस में या बैंकिंग सेक्टर में या ओवरऑल सोसाइटी सेक्टर में, वो जरूर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है हमारे लिए इन टर्म्स ऑफ एनी टेकिंग एनी न्यू बिजनेस। फिर दूसरा देखते हैं कि जो प्रोडक्ट उनकी जिस लोकेशन में बन रहा है और जिस टाइप का उनका प्रोडक्ट अगर कंसीव किया हुआ है, प्लान बना हुआ है, तो जिसमें चेंजेस नहीं हो सकता है, तब हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट सेलेबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जो बिल्डर की प्राइस एक्सपेक्टेशन है उस पर हम उसको फुलफिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वेलोसिटी किस टाइप की उस प्रोडक्ट के अंदर में आ सकती है या नहीं आ सकती है।
उस वेलोसिटी के अंदर में वो हमारे लिए बिजनेस सेंस बनता है कि नहीं बनता है, और बिल्डर के लिए बिजनेस सेंस बनता है कि नहीं बनता है, इन सब चीजों को देखते हुए हम मेन इसका डिसीजन लेते हैं कि हमको इस प्रोजेक्ट के अंदर में एग्रेसिवली जो है बिजनेस के लिए पिच करना है कि नहीं करना है। केवल नंबर्स को बढ़ा लिया, आपने प्रोजेक्ट ले लिया, फिर उसके बाद में 3 महीना 6 महीना बाद आपको प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया या आपने छोड़ दिया, तो आपके ऊपर में फेल्योर के टैग्स लगते जाएंगे। तो आप सक्सेस आपके पास कम रहे लेकिन फेल्योर के टैग्स ज्यादा ना True. हो सकता है आपके पास सक्सेसफुल के टैग कम हो लेकिन फेल्योर के टैग्स जो है वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इसीलिए यू हैव टू बी वेरी वेरी सेलेक्टिव। वेरी ट्रू। और दूसरी जैसे अभी आपने कहा कि आपके पास 216 लोगों की नंबर सुनकर काफी हमारे साथी है वो लोग चौंके होंगे कि यार एक बंदा 12th पढ़ा हुआ बंदा अभी इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलाता है। और सबको सबसे ज्यादा जो चैलेंजेस हमारे में है पवन भाई, मैं काफी लोगों को मिलता हूँ तो वही पूछते हैं वो लोग कि यार आप सेल्स टीम को रिटेन कैसे कर पाते हैं। यहाँ तो बंदे को सिखाया, थोड़ा सीख दिया, 4 ट्रांजेक्शन किया तो दूसरा जाके ऑफिस खोलता है। वो एक डर बना रहता है हर एक एंटरप्रेन्योर के मन में। सो हाउ डू यू रिटेन योर सेल्स टीम? आप एचआर के अंदर क्या ऐसा स्पेशल करते हैं कि टीम बोलती है कि नहीं हमको पवन भाई को छोड़ के किधर भी नहीं जाना, हमको यहाँ पे काम करना है? देखिए, जब तक हम लोग अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर में अगर अपने टीम नहीं बढ़ाएंगे और बड़ा ओवरऑल लोगों को पूरा फ्रीडम नहीं देंगे एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं देंगे, क्या होता है कि हम लोग उनको काम तो कराना चाहते हैं बट उनको इतना हम लोग जंजीरों से बांध देते हैं या उनके थॉट प्रोसेस को इतना बांध देते हैं कि तुमको ऐसे ही करना है, तुमको हर घंटे पे रिपोर्टिंग देना है, तुमको बताना है तुम क्या कर रहे हो, सुबह क्या किए, दोपहर में क्या किए, लंच में क्या खाए, रात में क्या किए। तो हम लोग उसको वो फ्रीडम नहीं देते हैं और फ्रीडम के साथ साथ में अकाउंटेबिलिटी नहीं देते हैं। और अगर दोनों अगर एक साथ दी जाए तो उसके अंदर में लोगों को भी काम करने में बहुत मजा आता है। और साथ में इसके अलावा देखिए क्या है कि मोटिवेशन मोटिवेशन इज नॉट ओनली अबाउट मनी। आप अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कभी भी कोई भी जो कुछ अच्छा करता है तो उसको आपको एक अप्रिशिएट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। और ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा लोग कभी भी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाते हैं, वो बॉस को छोड़ के जाते हैं। तो True. एज ए फ्रॉम अ लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू मोटिवेशन जो है लोगों को करना बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसके अलावा देखिए अगर आप टाइमली उनको सैलरीज का पेमेंट करते हैं, टाइमली उनके इंसेंटिव्स का पेमेंट करते हैं, ओवरऑल आपकी सारी पॉलिसीज में फुल ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, चाहे आपकी कोई भी पॉलिसी है विच इज रिलेटेड टू योर पे आउट्स, विच इज रिलेटेड टू एनी बेनिफिट्स, विच इज रिलेटेड टू योर एनी, जैसे मेडिकल के ऊपर में, पीएफ के ऊपर में, ईएसआई के ऊपर में, कन्वेंस के ऊपर में, लीव के ऊपर में, बोनस के ऊपर में, जितनी चीजों को आप ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट रखते हैं उसके अंदर में एम्प्लॉइज को हमेशा ये फील होता है कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ओपन और ट्रांसपेरेंट है और सब चीज जरा खुल के बात करती है। और साथ में उनकी पर्सनल जो प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी अगर समझ लीजिए कि मैं हमेशा एक चीज में बिलीव करता हूँ कि उनके हैप्पीनेस में हो सकता है आप अपने बिजी शेड्यूल के कारण उनको आप इन्वॉल्व नहीं हो पाए, बट उनकी डिफिकल्ट टाइम पे अपने को हर काम को छोड़ के उनके साथ इन्वॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा हम लोग क्या है कि मंथली ओपन हाउस करते हैं, जो जिसके अंदर में क्या होता है कि ओवरऑल पहले हम लोग 3 महीने में करते थे बट बिकॉज ऑफ दिस कोरोना कोविड क्राइसिस न्यू इनोवेशन प्लेटफॉर्म से समझ में आया कि मंथली ओपन हाउस करना कितना आसान है। तो मैं आज के दिन में पर्सनली जो है 45 मिनट से लेके 1 घंटे का हर महीने 2 तारीख या 3 तारीख को अपनी पूरी टीम के साथ ओपन हाउस करता हूँ। और उस ओपन हाउस के पहले मेरे कोई भी जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो मेरे टीम के जो मेंबर्स हैं दे कैन आस्क मी कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन, दे कैन आस्क मी एनीथिंग कॉन्फिडेंशियली। वो उसको मैं एड्रेस करने की चेष्टा करता हूँ विदाउट एड्रेसिंग देयर नेम, कि उनके बीच में हो सकता है आज के दिन में फियर फैक्टर है कि लोगों का सैलरी कट हो रही है, जॉब लॉस हो रहे हैं, मेरा क्या होगा। सो दोस टाइप ऑफ फियर फैक्टर को क्वेश्चंस हैं या जो किसी के सजेशन तो उनको थ्रू दोस ओपन हाउसेस आई ट्राई टू एड्रेस। इसके अलावा हम लोग एनुअल अवार्ड्स करते हैं, पूरा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में डिफरेंट वर्टिकल्स के ऊपर में पूरा एनुअल अवार्ड होता है। और विद इन द होल ऑर्गेनाइजेशन में पूरी टीम कल्चरल प्रोग्राम करती है,
खुद ही हम लोग गाना बजाना मतलब जितने भी नाटक के प्रोग्राम, म्यूजिक के प्रोग्राम, anchored completely in house. Everything is in house except the orchestra from outside and the light arrangement from outside. We do the complete annual award with cultural function, and we keep on doing lot of outdoor activities, lot of get-togethers, lot of small get-togethers. We keep on motivating work culture in our office. सुपर। आई थिंक दो चीज आपने बताई, इसलिए मेरा भी ये मानना है कि एक इंसान कोई भी कंपनी छोड़ता है तो वो केवल पैसों की वजह से नहीं छोड़ता है। आई थिंक व्हाट यू आर गिविंग इज, यू आर गिविंग देम सेंस ऑफ ओनरशिप एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। मतलब वो बंदे को ऐसा ही लगता है कि ये एनके रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का मैं हिस्सा हूँ और ये कंपनी मेरी है। जिस तरीके से आप ने शेयर किया, इट्स अमेजिंग। एंड बहुत सारी चीजें जो लाइफ में पैसों से नहीं मिलती है, एक पूरा एक्सटेंडेड फैमिली मिलता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। तो आई डोंट थिंक एनीबॉडी विल लीव फ्रॉम योर कंपनी इफ यू आर गिविंग सच काइंड ऑफ फैसिलिटी। अभी का जो माहौल है इसमें विनोद भाई एक बात और बोलना चाहूंगा। देखिए, जब तक हम लोग अपना आउटलुक आज के दिन में, इवन मेरे को जो एम्प्लॉय छोड़ के भी गए इतने बड़े साल के अपने बड़ी कंपनी के कैरियर में, उनसे आज भी मेरा उनसे बहुत अच्छा पर्सनल रिलेशन है। आज भी उनके साथ में मेरा किसी से भी कोई ग्रज नहीं है। और जहां पर अगर आप समझ लीजिए कि सामने वाला आपको अपनी ग्रोथ के अंदर में हकदार माने या ना माने, बट आप अगर फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट अगर आपको फील होता है कि आप किसी की ग्रोथ का भागीदार बन पाए हैं, वो माने या ना माने वो जरूरी नहीं है। आपका खुद का कन्विक्शन जरूरी है कि आपने किसी को ग्रोथ के अंदर में भागीदार अपने आप बन पाए हैं, तो उससे अच्छा सेटिस्फेक्शन कुछ नहीं है। और आप अपने आप को कैरियर बिल्डिंग इंस्टीट्यूट जिस दिन अपने आप को समझने लगेंगे, उस दिन आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। वेरी ट्रू, एब्सोल्युटली, एकदम सही बताया आपने। अच्छा पवन भाई, अभी का जो माहौल है इसमें आपका इतना एक्सपीरियंस और जो आपने अभी लास्ट 4 महीने में जिस तरीके से काम किया है, आप हमारी ब्रोकर फ्रेटर्निटी को अभी ऐसी कौन सी 3 चीजें जो उनको आप एडवाइस करेंगे कि ये 3 चीज उनको अभी करनी चाहिए ये माहौल के अंदर? देखिए, मेरे को सबसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट है कि उनको आज के दिन में टेक्नोलॉजी के ऊपर में, जैसे मैंने बताया कि उनको इन्वेस्ट करना चाहिए टेक्नोलॉजी के ऊपर में, in terms of their dealing platforms, in terms of their supply platforms, in terms of overall CRM के ऊपर में उनको टेक्नोलॉजी के ऊपर में पूरा यूज करना चाहिए। और साथ में डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर में, चाहे उनका अपना जो लिंक्डइन है या ओवरऑल उनकी खुद की, क्योंकि लिंक्डइन इज अ वेरी वेरी सीरियस बिजनेस प्लेटफॉर्म, इट इज नॉट अ सोशल प्लेटफॉर्म कि जहां आप कोई भी मतलब सोशल मैसेजेस को दे सकते हैं। इट्स अ वेरी सीरियस प्लेटफॉर्म एंड इट्स अ वेरी बिग लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो टेक्नोलॉजी को मेरे को लगता है कि बहुत ही प्रॉपर वे में यूज करना चाहिए। दैट इज नाउ विथ कोविड टाइम, दिस इज मोर नाउ टुवर्ड्स द फ्यूचर, एवरीथिंग इज बिकमिंग ऑनलाइन। सो इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ योर टाइम, इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल पावर, इन टर्म्स ऑफ योर रिसोर्स, इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंस, व्हाटएवर यू कैन इन्वेस्ट। दूसरा, बहुत पॉजिटिव और बहुत पेशेंस रखने की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके मार्केट के अंदर में ट्राई करते रहिए, हम लोग जिसको कहते हैं कि बाल्टी को भरते रहिए, फिल अप द बकेट। बकेट को अभी अपने प्रोस्पेक्ट से और उनसे भरते रहिए, अभी इम्पेशेंट मत होइए। जैसे ही ये जो थोड़ा सा निगेटिव टाइम से कस्टमर निकलेगा और जब वो डिसीजन लेगा, तो उस बकेट में आपका एक साथ जो है पूरा, जैसे बरसात होती है वैसे डील्स की बरसात होगी। यू नीड टू बी वेरी पॉजिटिव एंड पेशेंस एंड टू क्रिएट द बकेट। एंड द थर्ड एंड फॉरमोस्ट थिंग आई फील कि अभी ब्रोकर्स को अपने ओवरऑल मार्केट के ऊपर में पूरा कंट्रोल डोमिनेंस करने के लिए सप्लाई के ऊपर में बहुत अपना वर्क करना चाहिए, कि जिसे हम सप्लाई के डेटा को इस खाली समय में किस तरीके से अच्छा इसको भर सकते हैं अपने पूरे सिस्टम में, जिससे हमारे पास अगर कोई भी रिक्वायरमेंट आए तो सप्लाई कम होने के कारण वो क्लाइंट किसी दूसरे ब्रोकर के पास नहीं जाए, वो उस पर्टिकुलर ब्रोकर से उसका काम हो पाए। These are the 3 things which I feel a broker should do now. Excellent. I think amazing tips you have given, Pawan bhai. Apart from your own company, you found another group for multi-city business. It's called Cyril. So can you share something about Cyril for our brokers fraternity? Because बहुत सारे लोग, Pawan bhai, एक
30 साल पहले मैं खुद भी एक ही कॉर्नर में बैठ के 2 किलोमीटर के अंदर बिजनेस करता था 5-6 साल तक। फिर वो लोकेशन से उठ के मैं दूसरे लोकेशन में गया, एक सबब में, फिर तीसरे लोकेशन में गया। But I think it is very important that sitting in one place, one can do business across the country. उसके लिए आपका नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन होना जरूरी है, और आपने ये जादू करके दिखाया है। तो कैन यू शेयर समथिंग अबाउट सिरिल टू आवर ब्रोकर फ्रेंड्स? तो सिरिल सर माने है, सिरिल का जो माने है वो ये है कि कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रिटेल, इन्वेस्टमेंट एंड लैंड, ये 5 वर्टिकल को मिलके सिरिल बनाया है। इसमें हम लोग कोई भी रेसिडेंशियल बिजनेस नहीं करते हैं, ये 5 वर्टिकल के ऊपर में बिजनेस करते हैं। और ये ब्रेन चाइल्ड है हमारे 2 मेंबर्स का, जो सिरिल में हम लोग फाउंडर जो डायरेक्टर्स है, इसमें ये ब्रेन चाइल्ड है मिस्टर विजय सारथी का, वो आप उनको अच्छी तरह से जानते हैं, और मिस्टर संजय पुरी फ्रॉम बॉम्बे। ये बेसिकली इनका आइडिया है, 2 लोगों ने मिल के उनका ये ब्रेन चाइल्ड है। उन्होंने फिर मेरे को, मिस्टर राजू मेहतानी को और मिस्टर प्रवीण बवादिया को, और इस तरीके से दिल्ली से मिस्टर पंकज जैन को और जायद भाई को बेंगलोर से, इन सब को हैदराबाद में एक दिन इकट्ठा किया कि आप लोग एयरपोर्ट के बगल में होटल है नोवोटेल, वहां पर आइए, सुबह आइए, रात का फ्लाइट से निकल जाइएगा, अपने आपस में लंच करेंगे और कोई बिजनेस का डिस्कशन करेंगे। तो वहां पर ये मेन डिस्कशन ये था कि भाई आज के दिन में हम लोग सब लोकल अपने अपने मार्केट में काफी स्ट्रांग हैं इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ रिलेशंस, इन टर्म्स ऑफ आवर एक्सपर्टीज, एवरीथिंग। बट जितने भी आईपीसीज है, इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स, उनके साथ में compete करने के लिए अगर कोई नेशनल प्रेजेंस नहीं है, तो आप रेसिडेंशियल लोकल बिजनेस है, बट बाकी जितने भी बिजनेस है उनके लिए नेशनल फुटप्रिंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसमें हम लोगों को समझ में आया कि सिरिल का होना इसलिए जरूरी है कि हम लोगों को अगर आईपीसी से compete करना है और अपने आप को बीइंग अ लोकल ऑफिस होते हुए विथ मिनिमम एफर्ट एक नेशनल प्रेजेंस के ऊपर में जाना है, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है। तो फिर ये भी सोचा कि भाई सब अलग अलग मेंबर लोग हैं, अलग अलग मेंटेलिटी है, अलग अलग सोच है, कैसे ये चलेगा। बट हम लोगों ने हिम्मत की और अब आज 5 साल से ऊपर हो गए हैं, और सिरिल का जो काम है ओवरऑल हमारे मेंबर टू मेंबर में काफी अच्छा आपस में काम चल रहा है, और हम लोग इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आज अपना नेशनल प्रेजेंस क्रिएट कर पाए हैं। वेदर कोई भी एनके रियल्टर्स भी, आज हम बोलते हैं कि हमारे इंडिया में इतनी ऑफिसेज है, हर ऑफिस के अंदर में हम इवन बिजनेस के अलावा इवन पर्सनल भी कोई प्रॉब्लम भी होती है तो वो हमारी फैमिली के हिसाब से सारा काम होता है। और अब हम आज के दिन में कम से कम इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स के इन फ्रंट में अपने कॉर्पोरेट्स में फाइट कर सकते हैं बिजनेस के लिए। सो आई फील इट्स अ ग्रेट आइडिया कंसीव्ड बाय विजय एंड संजय एंड देन फॉर्मुलेटेड बाय ऑल ऑफ अस। एक्सीलेंट। आई थिंक ये तो वैसे बात हो गई कि हमारी जो 10 उंगलियां है पवन भाई, 10 उंगलियां अलग अलग है, सबका शेप अलग है, सबकी स्ट्रेंथ अलग है, बट जब वो मुट्ठी बनती है तो उसके अंदर ताकत आती है। आपने भी अलग अलग सिटी से जो वहां के जो लीडर है उनको एक जमा करके सिरिल बनाई, वो मुट्ठी बन गई, यू नो। एंड आई थिंक ब्रोकर्स कैन डू दैट। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे अंदर जो ट्रस्ट लेवल है, कॉन्फिडेंस लेवल है, can you think about 10 developers coming from different city and doing a project? It is impossible, but brokers can do that, and now it is happening in a very fast way. So and ऐसे जब organization बनते हैं तो वहां पे leadership बहुत important होती है, and you are a great leader. Can you share some leadership tool to our brokers friends, you know, which they can apply in their life and they can be a great leader? देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी तो लीडरशिप के लिए है कि आपको ग्राउंड लेवल पे वर्किंग करना पड़ेगा। आप अगर कोई भी चीज के अंदर में, आप अगर अपने चैम्बर में बैठे हैं और अपने वहीं से बैठे हुए अगर आप रिमोट कंट्रोल पे चीजों को अगर देखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं या करना चाहते हैं, वो बिल्कुल नहीं चलता है। आपको ग्राउंड लेवल पे आप वो काम कर सकते हैं। जैसे आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ, तो हो सकता है मेरे को डिफरेंट साइट्स पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, मेरे लोग वहाँ सारा काम संभालते हैं। बट स्टिल आई एम सो पैशनेट अबाउट पर्सन डीलिंग। इस लॉकडाउन में भी मैंने कम से कम 30 से 40 डिफरेंट कस्टमर्स की वीडियो विजिट को अटेंड किया है थ्रू माय डिफरेंट सेल्स एग्जीक्यूटिव, ओनली फॉर गेनिंग experience ki what customers say, what our people are saying,
where I can improve them in terms of with my experience in terms of customer dealing. तो आपको हमेशा जो है ग्राउंड लेवल से लगा हुआ रहना पड़ेगा. अगर ग्राउंड को आपने छोड़ दिया तो आप बिल्कुल भी जो है आप कभी भी अपनी टीम को लीड नहीं कर पाएंगे. वो आपकी डेजिग्नेशन को लीड करेगा, आपको इंडिविजुअली लीड नहीं करेगा. क्या बात, वेरी गुड. और सेकंड, आपको वॉक द टॉक. आप अगर कोई भी समझ लीजिए कि कोई चीज किसी को करने के लिए बोलते हैं और अगर आप वो खुद नहीं करते हैं तो वो बात आपको कोई भी जो है वो आपका कभी भी एज ए लीडरशिप में वो आपकी चीज चलेगी नहीं. थर्ड, never compromise on values. Whatever the values you have fixed for your own self, आपने अपने as a individual whatever the values you have finalized for yourself, never compromise on those values. And if values में अगर कोई conflict भी आता है, कोई problem भी आती है, तो resolution में कभी किसी से झगड़ा मत करिए. उससे आपका अगर नहीं बनती है तो आप उससे प्रेम से हाथ जोड़ के निकल जाइए, लेकिन कोई भी वैल्यूज में कॉम्प्रोमाइज मत करिए. और उसके अलावा कीप इनोवेटिंग. आई ऑलवेज से लीडरशिप के अंदर में अगर आप कोई भी आपका अगर पैशन जो है वो किक अगर आपको नहीं मिलती है, अगर वो आपको पैशन नहीं मिलता है, वो पैशन आप अपनी टीम में ड्राइव नहीं कर पाएंगे. एंड फॉर दैट यू नीड टू कीप इनोवेटिंग, कीप अंडर गेटिंग न्यू आइडियाज. That is very important. And be empathetic. You should be very, very empathetic to your people, to people who are working under you, because that is, I think, the most important in terms for a leader. These are the things I feel is very important. Excellent. I think आपने जो लीडरशिप का जो मंत्र दिया है, आई थिंक बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में भी ये मंत्र, बिकॉज ये आपने ये चीज अपनी लाइफ में उतारी है और वहां से आ रहा है, सो it is already proven records in your life, so it's a great thing. कौन भाई, वापस बैक टू मैं मैंडेटेड प्रोजेक्ट के ऊपर जाता हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोगों को एक क्वेश्चन रहता है कि व्हेन यू अप्रोच अ डेवलपर या कोई डेवलपर आपको अप्रोच करता है, तो फ्रॉम योर कंपनी, सपोज इफ आई एम अ डेवलपर, तो मैं आपको पूछूंगा व्हाई शुड आई गिव यू मैंडेट ऑफ माय प्रोजेक्ट टू यू. आप क्या उसमें वैल्यू क्रिएट करेंगे? मैं खुद भी एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूँ, मैं खुद भी सोशल मीडिया पे डाल सकता हूँ, इतने सारे ब्रोकर मेरा प्रोजेक्ट बेच सकते हैं. Why should give it to NK Realtors? तो सर हमारा जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मॉडल है, हमने सोल मैंडेट की जगह इसको थोड़ा ट्वीक करके इसको प्रेफर्ड मैंडेट का कॉन्सेप्ट लाया है, जहां पर वी डोंट वांट ऑल द ब्रोकर्स फैटर्निटी वन प्रोजेक्ट. तो जितने भी ब्रोकर्स अगर उस प्रोजेक्ट के अंदर में काम करना चाहे तो वो कर सकते हैं, और वो जो भी ब्रोकर्स काम करते हैं उसकी सेपरेट हम क्या है डेवलपर के अंदर में एक टीम बनाते हैं, क्योंकि ब्रोकर्स आर नॉट वेरी कीन इन शेयरिंग द कस्टमर्स एंड एनी डेटाबेस विद द अदर ब्रोकर. लाइक दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, वेरी कॉमन थिंग. तो उसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, सोल मैंडेट की जगह प्रेफर्ड मैंडेट कॉन्सेप्ट में जाते हैं, जिससे कि जितने भी दूसरे ब्रोकर्स हैं उस प्रोडक्ट में बेच भी सकते हैं, और उनकी जितनी भी डीलिंग होती है वो डायरेक्ट डेवलपर के साथ में होती है, और वो जितना स्टॉक दूसरे ब्रोकर्स बेचते हैं उसमें हम लोग कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं. समझ लीजिए कि अगर मैंने 200 फ्लैट का प्रोजेक्ट लिया और 40 फ्लैट अगर दूसरे ब्रोकर्स ने बेचा तो उसमें मेरी कोई फीस नहीं होती है, मैं केवल 160 फ्लैट्स पे अपनी फीस लेता हूँ. पहली बात तो हम इस कॉन्फ्लिक्ट को पहले दूर करते हैं, जिससे बिल्डर को ये लगे कि नहीं, हमारे प्रोजेक्ट के बारे में सब लोग अच्छा बोलेंगे, सब लोग चेष्टा करेंगे माल बेचने का, हमारा कोई निगेटिविटी नहीं होगा और हमको सबसे अच्छा रहेगा. दूसरा सर देखिए क्या है कि आज के दिन में कोई भी बिल्डर अगर अपनी सेल्स टीम के थ्रू जब माल बेचता है तो वो उतना परसुएसिव नहीं हो सकता है, उतना एग्रेसिव नहीं हो सकता है अपने फॉलोअप के अंदर में, क्योंकि बिल्डर की जो टीम है और उसमें बायर को हमेशा रहता है कि ये ज्यादा फॉलोअप कर रहा है, इसका मतलब इसका माल नहीं बिक रहा है, इसका दाम कम करो, इसको और डिस्काउंट दो, तब हम लोग को माल लेना चाहिए. बिल्डर बार बार फॉलोअप क्यों कर रहा है? लेकिन जब एक ब्रोकर किसी बायर को फॉलोअप करता है तो बायर ये जानता है कि ये तो ब्रोकर का धर्म है. अगर ब्रोकर फॉलोअप नहीं करेगा और उसको 2 पैसा घर में नहीं मिलेगा तो उसका घर कैसे चलेगा? तो इसीलिए क्या होता है कि एक तो वो हम लोग बोलते हैं कि भाई एग्रेसिवली जो है, अगर जो हम लोग जिस तरीके से एग्रेसिवली फॉलोअप कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, वो एक बिल्डर की टीम कभी नहीं कर सकती है. तीसरा सर हम बोलते हैं कि देखिए हम एक इंडस्ट्री चला रहे हैं जहां पर हमारा आज के दिन में 200-250 आदमी का मैन पावर का स्ट्रेंथ चलता है. तो आज अगर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में समझ लीजिए 2 आदमी कोई छूट गए,
तो हम उसको फिलअप फटाफट कर सकते हैं। हमारी पूरी ट्रेनिंग टीम है, ऑडिट टीम है, हम लोग उस गैप्स को बहुत फटाफट फिल कर सकते हैं, जैसे लाइक एनी मैनेजमेंट टीम कंपनी। बट आप एज ए डेवलपर अगर आपने कोई टीम बनाई 5 आदमी की और उसमें अगर 3 आदमी चले गए, तो उसके बाद में आपके लिए वो टीम बनाना और या उसको फिलअप करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। चौथा, हमारा क्या है कि आज इतना जो डिफरेंट सारे प्रॉपर्टीज में और डिफरेंट बिल्डर्स के साथ और इतने बड़े हजारों हजारों लाखों कस्टमर्स के साथ हमारा जो इंटरेक्शन है और हमारी जो मार्केट की ग्रिप है और जो अंडरस्टैंडिंग है, तो उस हिसाब से एक पूरा साइंटिफिक वे में आपके प्रोडक्ट के अंदर में किस तरीके से पूरा डीलिंग होनी चाहिए, किस तरीके से इसका पोजीशनिंग होनी चाहिए, किस तरीके से इसका काम होना चाहिए, उसके हम एक्सपर्ट हैं। तो आप अपना एक्सपर्टीज जो है, आपका एक्सपर्टीज है डेवलपमेंट की तरफ में, लैंड एक्विजिशन की तरफ में, आपका एक्सपर्टीज है लीगल इश्यूज के ऊपर में, कलेक्शन के ऊपर में, फाइनेंस के ऊपर में। आपका फोकस उस पर रखिए। सेल्स की एक्सपर्ट है मैं, हमको जो है सेल्स के उस पे सेल्स हमको करने दीजिए। Yes. Great. I think that was very very useful information what you shared, पवन भाई। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले देखा है, जहाँ पे आपने प्रिफर्ड मैंडेट जो बताया। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम लिसनिंग, और आई डोंट सी और कोई जगह पे मैंने इस टाइप का अरेंजमेंट देखा है। वापिस चलते कि जैसे आपने कहा कि आपके तीनों ब्रदर अभी डेवलपमेंट में माइग्रेट हो गए, तो आपको अंदर से लालच नहीं हुई बिल्डर बनने की? व्हाई यू स्टेड बैक टू ब्रोकरेज बिजनेस? सर मैं तो अभी भी देखिए, मेरा करीब करीब 75% काम टाइम तो एनके रियल्टर्स में निकलता है और 25% टाइम मेरा सृजन में भी निकलता है। हाँ। क्योंकि सृजन के अंदर में जो भी कोई ब्रांडिंग है या मार्केटिंग है, बिकॉज मेरा उसमें काफी एक्सपीरियंस रहा है, True. तो आज भी सृजन की जो ओवरऑल ब्रांडिंग और मार्केटिंग का पूरा काम मैं देखता हूँ, और सेल्स में भी उनको थोड़ा पूरा मैं हेल्प करता हूँ। और प्लस साथ में मैं जो ओवरऑल फाइनेंसिंग, जो फाइनेंस का पूरा एक बजटिंग और ये सब के अंदर में भी थोड़ा टाइम देता हूँ। बट मेरे को जो किक, जो रियल एस्टेट ब्रोकिंग के अंदर में अलग अलग डील्स के ऊपर में, अलग अलग बिल्डर्स के साथ में, अलग अलग बायर्स के साथ में, डिफरेंट चैलेंजिंग आइडियाज के ऊपर में काम करने के लिए जिस तरीके का किक मेरे को मिलती है, मेरे को मालूम है ब्रोकिंग के अंदर में रुपया कम है, डेवलपमेंट में रुपया बहुत ज्यादा है। बट मेरे को जो इंजॉयमेंट और पैशन ब्रोकिंग के काम में इतने लोगों से मिल के और काम करके अलग अलग डील में जो मजा आता है, वो मेरे को डेवलपमेंट में आज भी नहीं आता है और फ्यूचर में भी नहीं आएगा। Very true, very true. No, you said it. I think this is very important, and because you are so passionate about real estate business, आप इस मकाम पे पहुंचे, आपके अंदर एक जुनून है समझो बिजनेस के लिए। पवन भाई, कोई भी इंसान सक्सेसफुल होता है ना, तो वो खाली बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल नहीं होता है, उसमें दूसरे पैरामीटर होता है जो इंसान को सक्सेसफुल बनाता है। आप रियल एस्टेट प्रोफेशन के अलावा क्या करते हैं, मतलब आपके इंटरेस्ट क्या है? और देखिए, जहां तक मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, मैं खुद तो जो है रोज करीब 2.5 घंटा मैं अपने शरीर को जरूर टाइम देता हूँ। क्या बात है। मेरे माइंड को, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो लोग ये एक्सक्यूज देते हैं कि मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे को अपने साथ मेरे खुद के लिए समय नहीं मिला, मेरे हिसाब से वो कंप्लीट एक्सक्यूज है। हर आदमी का, कोई भी चाहे तो वो समय निकाल सकता है। तो मैं रेगुलर अपना करीब 1 घंटा मेरी वॉकिंग और थोड़ी बहुत उसके साथ रनिंग करता हूँ, 45 मिनट योगा करता हूँ और 45 मिनट मेडिटेशन करता हूँ। ये 2.5 घंटे का मेरा शेड्यूल सुबह में फिक्स है। और जिस दिन मैं हफ्ते में 1 या 2 दिन गोल्फ खेलता हूँ, उस दिन मैं ये मेरी रूटीन नहीं करता हूँ, उस दिन वो गोल्फ ही मेरे लिए मेडिटेशन है। तो मेरे दोस्तों के साथ में हम लोग के करीब 8-10-12 दोस्त हैं, तो गोल्फ खेलता हूँ। और इसके अलावा तो आप समझ लीजिए कि ठीक है, मेरी हॉबीज के अंदर में मेन ये हॉबीज है, थोड़ा बहुत मूवीज कभी कभी देख लेता हूँ और ट्रू फ्रेंड्स के साथ में सोशलाइजेशन करने में मजा आता है। क्या बात है, वेरी गुड। आपके फेवरेट बॉलीवुड के हीरो हीरोइन कौन है? एक हीरो और हीरोइन का नाम बताइए। हु इज योर फेवरेट स्टार? बिकॉज दैट डिफाइन हु यू आर। आप समझ लीजिए।
नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है। अगर आज के दिन में आप आज के प्रेजेंट सिनेरियो में बोलेंगे तो मेरे फेवरेट अक्षय कुमार हैं, वेरी गुड। और पुराने में आएंगे तो अमिताभ बच्चन है, जो मेरे ऑल टाइम फेवरेट है। अमिताभ बच्चन, और आज के टाइम में अक्षय कुमार है। करेक्ट। और हीरोइंस के अंदर में अगर आप बोलेंगे तो मेरा कोई ऐसा कोई माधुरी दीक्षित वाज माय, लाइक यू कैन से ऑल टाइम ग्रेट इन टर्म्स ऑफ यस यस। उनका जो भी कैरेक्टर जो था, माधुरी दीक्षित। और अभी टाइम में दीपिका पादुकोण। क्या मतलब सी मैंने जो बोला ना कि इट ऑल यू आर डिफाइंड बाय योर चॉइस। सो आपकी चॉइस के हिसाब से हमको पता है कि नाउ हु इज पवन अग्रवाल। पवन जी, अगर आप ब्रोकर नहीं होते तो आप क्या होते? सर ये तो कभी सोचा ही नहीं कि अगर अगर क्योंकि सच में मैं बताऊं आपको, मैंने तो इतने सब समझ लीजिए कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज को देखा है, इंडस्ट्रीज के लोगों से मिले हैं। और मतलब ब्रोकिंग का बिजनेस अगर मैं नहीं करता तो आई थिंक मैं, अगर इफ यू आस्क मी टुडे, बिकॉज देखिए आज मैं इवॉल्व हो गया हूँ, आज मैं 49 ईयर ओल्ड हूँ। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आप मेरे से 20 साल पहले करते तो कुछ अलग बोलता, बट आज अगर आप मेरे से पूछते कि मैं क्या करता या मैं आज क्या करता, अगर आज मैं ब्रोकिंग छोड़ता हूँ तो मैं ओवरऑल रूरल इकोनॉमी के ऊपर में सोशल एंटरप्राइज का कुछ काम करता। वेरी गुड, एक्सेलेंट। सो you know now I have last two question for you. One is अभी आगे रियल एस्टेट में एनके रियल्टर्स को आप अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं? What are your plans? सर देखिए, ऐसा है कि रियल एस्टेट के अंदर में 2013 से लेके अभी ये 2020, जो कि अगर देखा जाए तो ये काफी बड़ा समय निकला है, जो कि काफी स्ट्रगलिंग फेज रहा है। Absolutely. और इस स्ट्रगलिंग फेज के अंदर में जितने भी जो काफी रेगुलेशन चेंजेस आए हैं, डिमोनेटाइजेशन आया, जीएसटी आया, इकोनॉमी का स्लो डाउन रहा, रेरा आया, फिर अब ये कोविड क्राइसिस है। तो सर अभी क्या है कि आज के दिन में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम लोग जो अपना बिजनेस अभी चला रहे हैं या जो कर रहे हैं, उसको हम कम से कम लोगों को हटाते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनका घर चला सके और पूरा काम आगे ठीक से बढ़ा सके। तो अभी हमने देखिए, और 5 साल हमको हमेशा बहुत लंबी टाइम लगती है। मैं हमेशा नेक्स्ट 2-3 साल से ऊपर का सोच नहीं पाता हूँ। सही बात है। ये एक समझ लीजिए कि माइनस पॉइंट बोल लीजिए या कुछ भी ये बोल प्लस लीजिए। पॉइंट है सर। तो अभी हमारा अभी, वो पहले है ना, पहले आदमी 10 साल का प्लान करता था, वो टेस्ट मैच वाली बात थी। उसके बाद में वनडे आई, फिर 5 साल पे आए, फिर अभी 2020 चल रहा है। आज का जनरेशन को आप बोलेंगे तो वो एक और 10 दिन का प्लान करते हैं। आप 2 साल भी देख सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है। प्लीज गो अहेड। तो अभी सर हमारा जो भी इस साल के अंदर में मेन फोकस है कि जो भी हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसके अंदर में हम उसको और प्रॉफिटेबल किस तरीके से इस क्राइसिस में बना सकते हैं। ब्रेक इवन तो हम लोग बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन ब्रेक इवन के बाद में भी हम उसमें ज्यादा से ज्यादा कितना प्रॉफिट कर सकते हैं, उसी पे हम लोग की काफी वर्किंग चल रही है। हैदराबाद ऑफिस जो है उसको स्टेबलाइज करना है, उसको और आगे बढ़ाना है। और 2 साल के अंदर अंदर में हम लोग एक टेरिटरी और इधर बेंगलोर और पुणे अपना ऑफिस खोलने का प्लान किया हुआ है हमारा। वेरी गुड, अभी नेक्स्ट 2 से 3 साल का यही ग्रोथ प्लान है हमारा। एक्सेलेंट। पवन भाई, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यू नो, आपने बहुत लाइक पहलू के ऊपर आपका जो थॉट शेयर किया, इनसाइट बहुत जबरदस्त है। आई एम श्योर जितने भी लोग हमको ऑनलाइन देख रहे हैं, दे मस्ट हैव गॉट लॉट ऑफ वैल्यू आउट ऑफ इट। आपको फाइनल क्वेश्चन है जो जनरली बहुत कम लोग उसका एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे पाते हैं, बट आई एम श्योर यू आर गोइंग टू गिव दैट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? लोग जब पर्पस पूछता हूँ तो लोग गोल बता देते हैं कि मुझे मर्सिडीज लेना है, ये लेना है, बट पर्पस इज समथिंग विच गोज विद अस व्हेन वी गो फ्रॉम दिस लाइफ, यू नो। So again, though I know, but again I am asking you that question. सर देखिए, जो मेरा, देखिए शुरू से कभी भी ये मैं नहीं बोलूंगा कि जिस दिन मैंने बिजनेस चालू किया था उस दिन से मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है। जो आज मैं आपको पर्पस ऑफ लाइफ बोलना चाह रहा हूँ वो मेरा समझ लास्ट 8-9 साल से ये मेरे दिमाग में काफी जोर से आया कि अगर बिजनेस करना है और पैसा कमाते रहना है तो किस लिए कमाना है। क्योंकि खुद को, अपने घर को चलाने के लिए एक सिंपल फैमिलीज है, हमारे जॉइंट फैमिलीज में हम लोग सब सिंपल फैमिलीज हैं।
तो घर को चलाने के लिए जितने रुपए की रिक्वायरमेंट है वो भगवान की दया से मिले हुए हैं और मिलते रहेंगे। लेकिन वो किक कैसे आए कि हम आज के दिन में सुबह से लेकर रात तक लोगों काम करते रहे, रुपया कमाते रहे, क्यों करें? तो वो जो पर्पस ऑफ लाइफ है, वो मैंने जब अपने ओवरऑल क्लैरिटी हुई, उसी के कारण आज भी मैं उसी पूरे पैशन और एग्रेसिवली अपना बिजनेस करता हूँ, ग्रोथ करता हूँ। तो मेरे हिसाब से आपका एक इक्वल बैलेंस होना चाहिए कि जहां आप खुद के लिए, सोसाइटी के लिए और कंट्री के लिए कि इक्वल वे में आप कैसे काम कर सकते हैं, कि आपका खुद का एक डीप थॉट होना चाहिए कि हमको केवल अपने लिए काम नहीं करना है, मेरे को अपने लिए जरूर काम करना है, अपने परिवार के लिए जरूर काम करना है, अपनी सोसाइटी के लिए जरूर काम करना है, अपनी कंट्री के लिए जरूर काम करना है, अपने अनप्रिविलेज लोगों के लिए जरूर काम करना है और सबके लिए इक्वल प्रोपोर्शन में काम करना है। अगर मेरी फैमिली अगर मेरे 25% बिजनेस की हकदार है, तो 25% सोसाइटी भी होनी चाहिए, 25% कंट्री भी होनी चाहिए, 25% हमारे अंडर प्रिविलेज लोग भी होने चाहिए। That should be the contribution which I feel is my purpose of life, and try to help as many needy people as I can. I don't know the numbers, but जो भी needy आदमी है उसमें कितने लोगों को, जो भी मेरी शक्ति है, मेरी क्षमता है, उससे मैं कितने लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकूं। और जो तीसरा मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि जिस दिन भी मैं गुजरूं और भगवान के पास जाऊं, उस दिन शमशान भी छोटा पड़ जाए, कि लोग इतने, जो लोगों को लगे कि एक समझ लीजिए कि अगर मैं सबके लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ तो लोगों को मेरे जाने की एक तकलीफ हो, वो मैं चाहता हूँ। सॉरी, बीच में थोड़ा वीडियो गया था। Thank you, Bhavan bhai. I think that was very, very crisp and very clear. Your thoughts are absolutely clear. I think we are done with the interactive question session. We have got 3 or 6 3 questions with me. So I would like to first ask you, Mr. Manish Sharma is asking you, when will real estate job market bounce back? रियल एस्टेट जॉब मार्केट विल बाउंस बैक, आई फील सर कि बाय next this quarter will be struggling, the July, August, September, because still the COVID crisis there is there, even a lot of negativity in people's mind in terms of roaming around or moving out, and some places are opening, some places are again closing. So this like जिसको हम लोग बोलते हैं लुका छिपी जो है वो चल रही है, और ये लुका छिपी अभी भी हमको लगता है कि जुलाई अगस्त सितंबर की रहेगी। तो रियल एस्टेट जॉब मार्केट आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली विल बी स्टेबलाइज्ड बाय जनवरी, बिफोर, बट तब तक जो ओवरऑल है कोई बहुत बड़ा जॉब कट नहीं है, बट जॉब स्टेबलाइजेशन और इन टर्म्स ऑफ अगेन जॉब ग्रोथ विल स्टार्ट फ्रॉम जनवरी, नॉट बिफोर दैट। Thank you. Mr. S.B. Saluja from Mrs. Aadhar Realtors, New Delhi, Joint Secretary of Certified Realtor Association. He is asking the question, you being now a very large firm must get mandates easily, but do you face a problem of mandate rejection by any builder? एक बार फिर क्वेश्चन पूछेंगे, बीच में थोड़ा सा लाइन। उन्होंने पूछा कि आपकी इतनी लार्ज फर्म है तो आपको मैंडेट बहुत इजी मिलता होगा, बट आपको कभी ऐसा हुआ है कि किधर से कोई डेवलपर से आपको मैंडेट रिजेक्शन आया हो, आपने कोशिश की और बिल्डर ने मना किया हो? सर देखिए, एक तो क्या है कि ये बहुत इजी कुछ भी नहीं होता लाइफ के अंदर में, सब कुछ जो है वो पूरा फाइट करके करना पड़ता है। और जहां पर भी अगर हम लोगों को बिजनेस में कंप्लेसेंसी हो जाएगी, वहां पर वो बिजनेस हम लोग लूज करेंगे। और सक्सेस हमेशा नहीं मिलती है, फेल्योर्स भी मिलते हैं, क्योंकि आप जब भी किसी बिजनेस के लिए पिच करते हैं तो आप पूरी चेष्टा करते हैं उस बिजनेस को अपने पास लाने की, बट कभी कभी हम लोग को फेल्योर्स का भी सामना करना पड़ता है। हाँ, हो सकता है हमारे फेल्योर्स की परसेंटेज जो है वो सक्सेस काफी हाई है, फेल्योर्स कम है, बट फेल्योर्स का 100% हम लोग को भी सामना करना पड़ता है। और बिजनेस लेने के लिए हम लोग को उतना ही एग्रेसिव होना पड़ता है, कोई भी घर बैठ के हमको बिजनेस नहीं देता है। हमारे मित्र है भद्रेश मेहता चेन्नई से, ही इज आस्किंग कि when will be the good time to scale up business? Not this financial year. This financial year is mainly about survival and mainly about कि आप किस तरीके से
कुछ अपने लोगों को, सब लोगों को एकजुट रख पाए, उनको उनका घर चला पाए। और उनको अभी मेन हमारी फोकस ये होना चाहिए कि हम लोग अपनी टीम मेंबर्स को किस तरीके से उनको सरवाइव करा सकते हैं, उनका घर और अपना घर चला सकते हैं। और उसके बाद कुछ प्रॉफिट्स के ऊपर में फोकस होना चाहिए, बट ग्रोथ का जो टाइम हो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। Raju Ashfalia from Area Group Mumbai is asking, Pawanji, please guide how one should approach a client or company or MNC for a lease of commercial property. बहुत सारे लोग खाली रेसिडेंशियल का काम करते हैं, so they don't know what is the first step. अगर मुझे कमर्शियल ऑफिस में काम करना है, लीजिंग में काम करना है, how to approach big company, वो कहाँ से मिलेगी कंपनी, उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए अगर किसी के पास कमर्शियल लीज की जगह है उसके पास? देखिए, अगर ऐसा है कि मैंने जैसे बताया कि अगर आप लिंक्डइन पे काफी अगर अपना टाइम स्पेंड करते हैं और लिंक्डइन पे काफी जो प्रीमियम मेंबरशिप है उनकी वो अगर लेते हैं, जो कि कुछ करीब आई थिंक 1400-1500 रुपया महीने की मेंबरशिप है, उसके ऊपर में अगर आप लिंक्डइन की प्रीमियम मेंबरशिप लेके उसके ऊपर में अगर पूरा ढंग से काम करते हैं और उसपे काफी ट्यूटोरियल्स भी हैं जो कि आपको काफी बिजनेस में, आपके मतलब ब्रोकिंग बिजनेस में भी हेल्प करती है, और वहां से आपको कोई भी कनेक्शन निकालना, नेटवर्क बनाना वो काफी इजी हो जाता है। और इसके अलावा आज के दिन में आपके पास कोई भी सेक्टर के अंदर में डिफरेंट कंपनीज कौन सी सिटीज में है, उसके डेटा को निकालना इज नॉट ए वेरी बिग रॉकेट साइंस। आज के दिन में कॉमन प्लेटफॉर्म्स पे, गूगल पे, ये सब चीजें आपको नाम उम काफी इजीली मिल जाएंगे। और उसके अंदर में आपको उन कंपनियों को प्रॉपर, अगर आप समझ लीजिए कि एक एक करके अप्रोच करते हैं, उनसे टेलीफोनिक कॉल्स करते हैं और अपना कोई कंपनी का कोई भी प्रॉपर बीडी प्रेजेंटेशन बनाते हैं जहां पर आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं उस मैटर को। चाहे आज के दिन में अगर विजिट्स नहीं है तो आप वीडियो पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले आपको उसको ये कन्विंस करना पड़ेगा कि वो काम आपको क्यों दे, वो अपनी रिक्वायरमेंट आपको क्यों शेयर करे, आप में ऐसा क्या है, आप में क्या स्ट्रेंथ है, आप में क्या अच्छा है कि वो मैं आपके साथ में वो बिजनेस करूं। उसके लिए आपको कोल्ड कॉलिंग भी करनी पड़ेगी, वीडियो बिजनेस डेवलपमेंट भी करने पड़ेंगे और उस क्लाइंट को प्रेजेंटेशन भी देना पड़ेगा। तब अगर आप ये करेंगे तो मेरे को लगता है कि अगर आप 10 जगह करेंगे तो 2-3 जगह जरूर सक्सेसफुल होंगे। पवन भाई, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है हमारे पूरे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, ऑल ओवर इंडिया में, और स्पेशली ये लॉकडाउन में सबसे ज्यादा चैलेंजेस हुआ है ब्रोकर्स फ्रेटर्निटी के लिए, बिकॉज हमारा बिजनेस तो ट्रांजेक्शन होगा तभी ब्रोकरेज मिलेगा। तो ये क्वेश्चन है मिस्टर पंकज सिंह का, हाउ टू रिजॉल्व द ब्रोकरेज पेमेंट इश्यूज, आप कैसे उसको हैंडल करते हैं? क्योंकि बहुत सारे काम होने के बाद में भी ब्रोकरेज आ नहीं रहे लोगों के लॉकडाउन के अंदर। एंड सेकंड क्वेश्चन इज आस्किंग इज, आप प्राइमरी मार्केट में कस्टमर से भी ब्रोकरेज चार्ज करते हो क्या? अगर करते हो तो उसका प्रोसेस क्या है? तो सर, प्राइमरी मार्केट में हम लोग कस्टमर से कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं करते हैं। हम लोग जो भी ब्रोकरेज चार्ज करते हैं वो केवल बिल्डर से करते हैं, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में प्रेफर्ड मैंडेट में अगर मैं बायर से ब्रोकरेज चार्ज करने लगूंगा तो मैं बिल्डर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ, और बायर ऑलवेज विल फील कि भाई हमसे क्यों ब्रोकरेज ले रहा है, हम तो इसको एक बिल्डर का रिप्रेजेंटेटिव समझ के डील कर रहे हैं। So we cannot charge anything to buyer from primary market. This is our practice. Apart from that, देखिए जहां तक आपने जो ये आउटस्टैंडिंग का बोला, ब्रोकरेज का बोला, तो इसके अंदर में सर सबसे ज्यादा जरूरी, मेरा आज तक मेरे इतने पुराने समझ लीजिए हिस्ट्री में एनके रियल्टर्स के लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर में और इस फाइनेंशियल ईयर में जितना बड़ा ब्रोकरेज आउटस्टैंडिंग हम लोग का खड़ा है मार्केट में, उतना लास्ट कभी नहीं रहा। लास्ट फाइनेंशियल ईयर से जो ब्रोकरेज आउटस्टैंडिंग है, बिकॉज ये ऑल ओवर इंडिया में हर सिटी की प्रॉब्लम है कि डेवलपर्स का काफी लोग काफी स्ट्रेस में हैं, काफी चैलेंजेस में हैं, काफी प्रॉब्लम में हैं। तो आउटस्टैंडिंग इज वेरी वेरी बिग राइट नाउ, जिसमें कोई डाउट नहीं है। बट इसमें सर देखिए, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि बिल्डर्स की अभी जेन्युइन प्रॉब्लम क्या है, उसके साथ आप किस तरीके से प्रेम से, व्यवहार से, किस तरीके से अपना रुपया निकाल सकते हैं, फॉलो अप करके निकाल सकते हैं। इसमें एक ही चीज है कि आपको जब तक आप अगर जीएसटी इनवॉइस नहीं करते हैं तो यू आर नॉट लीगली इंटाइटल्ड एज ए क्रेडिटर एज पर द एनसीएलटी लॉ। अगर आपका केवल अगर प्रोफोर्मा इनवॉइस है और जीएसटी इनवॉइस नहीं है, दैट इज नॉट एडमिसिबल इन द लॉ।
और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जीएसटी में आपको 18% जीएसटी पहले पेमेंट करनी पड़ती है बिलिंग के रेज करने के अंदर में। वो एक प्रॉब्लम है जो मैं विनोद भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि इवन अगर जीएसटी इनवॉइस के अंदर में अगर हम लोग बिलिंग के टाइम में अगर पैसा नहीं लगे, कलेक्शन के टाइम में पैसा लगे, दैट कैन बी ए वेरी वेरी बिग रिलीफ टू द रियल एस्टेट ब्रोकिंग फैटर्निटी। तो पेमेंट्स के लिए आपको जीएसटी इनवॉइस अल्टीमेटली वैसे बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर योर लीगल वो क्लैरिटी के लिए। और कोई भी बिजनेस अगर आप करते हैं तो उसके अंदर में एक प्रॉपर कंफर्मेटरी नोट जरूर आपको किसी भी डील का बिल्डर के साथ या बायर सेलर के साथ बना लेना चाहिए कि ये हमारी डील का, जिसको हम लोग कंफर्मेटरी नोट बोलते हैं, एक्सचेंज करते हैं, जिससे इन फ्यूचर में अगर आप कभी भी आपको एनसीएलटी मूव करना पड़े तो आपका ओवरऑल आपने ये ट्रांजेक्शन उनके लिए किया है और उसमें ये एग्रीड आपकी ब्रोकरेज है और ये आपके बिलिंग हुई है, उसका आपको सपोर्ट मिलेगा। That what I will say as far as the perfect. Victor is asking from Mumbai, sir, what kind of hierarchy you follow in your different verticals? आपके जो वर्टिकल्स है उसमें कैसा हायरार्की है, मतलब टीम किसी को बनाना है तो सर हम लोग रेसिडेंशियल के अंदर में बेसिकली वी वर्क ऑन 3 to 4 लेयर्स। हाँ, रेसिडेंशियल के अंदर में पहले फ्रंट लाइन सेल्स होते हैं, उनके ऊपर में टीम लीडर या असिस्टेंट मैनेजर होते हैं और उनके ऊपर में डीजीएम होते हैं, मतलब एजीएम डीजीएम होते हैं और उनके ऊपर में या तो जो वीपी और एसोसिएट वीपी, बहुत सीनियर जो लोग हैं वो होते हैं। जो हमारे वीपी और एवीपी हैं वो मोर लेस दे हैंडल अ टीम ऑफ अराउंड 35-40 पीपल टोटल। उनके अंडर में 35 से 40 आदमी काम करते हैं। तो एवीपी वीपी, उनके नीचे जीएम या डीजीएम, फिर टीम लीडर एंड फ्रंट लाइन सेल्स। Great. Sanjeev Modi from Thane is asking, how do you see market of logistic in coming 2 years as compared to residential demand starting from January 2021? सर मेरे हिसाब से अभी 2 सनशाइन सेक्टर है, वो है रेसिडेंशियल एंड लॉजिस्टिक बोथ। बिकॉज लॉजिस्टिक सेक्टर के पहले मैं बोल देता हूँ, फिर रेसिडेंशियल सेक्टर के बारे में बोल दूंगा। लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर में अभी भी हम लोग ड्यूरिंग द लॉकडाउन भी हमने देखा है कि हमारी भी जितनी भी ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स थी, कोई भी ड्रॉप नहीं हुई है, कोई भी डिले नहीं हुई है। इवन नए डेवलपर्स लोग या नए क्लाइंट्स भी रिक्वायरमेंट दे रहे हैं। बिकॉज क्योंकि ये जो कोविड के कारण क्या है कि लोगों को ये समझ में आया है कि आप ऑनलाइन भी अपनी लाइफ को इजीली जी सकते हैं, काम कर सकते हैं, काफी चीजों को ऑर्डर दे सकते हैं। तो इंडिया का जो ऑफलाइन रिटेल मार्केट है, मतलब ऑनलाइन आज के दिन में 2% है और 90% आपको ऑफलाइन है। और जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है, अमेरिका, यूरोप और उन सब के अंदर में जो ऑनलाइन मार्केट है वो 10 से लेके 20% वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कंट्री। तो इंडिया में हम लोग का एक प्रेडिक्शन है कि ये 2% जो अभी आज के दिन में 7-8% तक जरूर जाएगा आने वाले टाइम में। तो अगर हम 2% का 7-8% की बात करते हैं तो इट मेक्स 3 टाइम 4 टाइम जंप इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग स्पेस रिक्वायरमेंट। तो ओवरऑल लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग हम लोग को नेक्स्ट 5 साल के लिए मेरे को पर्सनली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है काम करने के लिए। और दूसरा रेसिडेंशियल के अंदर में भी सर इस बार इस क्राइसिस ने एक ओवरऑल लोगों को खुद का घर, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ अपना घर जरूरी है, लोगों को घर की जो एक महत्वता है और एक कॉम्प्लेक्स में अंदर में सारी फैसिलिटीज के साथ में रहने की जो महत्वता है, उसका एक उनको एक अलग पर्सपेक्टिव मिला है। पहले लोग मर्सिडीज गाड़ी खरीदना चाहते थे, पहले 10 लाख 15 लाख रुपया 20 लाख रुपया हॉलीडे के अंदर में खर्चा कर देते थे, करोड़ 2 करोड़ रुपया शादियों में कर देते थे, बर्थडे पार्टीज में, एनिवर्सरी पार्टीज में, सबके अंदर में स्पेंड करते थे। बट लोगों को अब ये समझ में आया कि प्रॉपर क्वालिटी रियल एस्टेट जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, होम लोन रेट्स आज के दिन में सबसे लोवेस्ट है, आज के दिन में 7% की रेट है, विच इज आई थिंक आज पूरे 10 साल में इस तरह की होम लोन रेट्स नहीं है। इनकम टैक्स बेनिफिट्स हैं और लोगों को ये भी समझ में आ रहा है कि अब अगर हमको हफ्ते के अंदर में 3 दिन हो सकता है, हमको ऑफिस आने की दरकार ही नहीं पड़े, हम अपने घर में से ही वहीं उसी एरिया में बैठ के भी अपना काम कर सकते हैं। तो लोग थोड़ा दूर भी जाने के लिए रेडी हैं कि मेरा घर थोड़ा बड़ा हो, अच्छे कॉम्प्लेक्स में रहूं, खुले वातावरण में रहूं, सारी फैसिलिटीज के साथ में रहूं, मेरे को बोरिंग नहीं लगे, मेरे को डिप्रेसिव नहीं लगे।
आज भी अगर आप देखेंगे कि पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ सुसाइड, मैक्सिमम लोग डिप्रेशन के कारण मर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल। बट अगर आप कॉम्प्लेक्स में रहते हैं तो आप शेयर कर पाते हैं, 10-20 लोगों से 25 लोगों से मिल पाते हैं, ग्रुप बनते हैं, चांसेस आर ऑलवेज वेरी लेस, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। So during this crisis, I feel people have really realized the importance of their own home in a gated complex. So I feel residential market will bounce back very strongly. And अभी क्या है, फ्यूचर में भी डेवलपर्स का फोकस रहेगा मेन नए प्रोजेक्ट को नहीं लॉन्च करके अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना। इन्वेंट्री जो है आने वाले टाइम में सप्लाई एंड डिमांड में, सप्लाई विल बी लेस, डिमांड विल बी मोर। सो आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट द रेसिडेंशियल मार्केट। एक्सलेंट। सम्राट चैटर्जी पूछ रहे हैं कि कमर्शियल को इम्पैक्ट आया है अभी पेंडेमिक की वजह से, तो आपको क्या लगता है वो पोस्ट पेंडेमिक कहाँ तक कमर्शियल मार्केट थोड़ा स्लो रहेगा और आगे क्या अपॉर्चुनिटी है कमर्शियल में? कॉमर्शियल मार्केट बिल्कुल भी स्लो नहीं होगा सर। कॉमर्शियल मार्केट भी जो मैं बोलता हूँ कि जैसे ये जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बाद में जनवरी से आई सी कॉमर्शियल मार्केट अगेन कमिंग बैक टू द ओल्ड एब्जॉर्प्शन लेवल। क्यों कि लोगों का बिकॉज ऑफ दिस डिजीज वी हैव नाउ come to a new normal where our thinking about social distancing, about our hygiene level, about all these things will be part of our life. This has happened in Japan and Korea and Taiwan, in all these places after the 2002 SARS. Now if you see Japan and all these places have adapted in such a beautiful way, इसलिए उनके कोविड का क्राइसिस भी अगर आप देखेंगे तो वो लिमिटेड रहा है, लिमिटेड इम्पैक्ट रहा है। तो हम लोगों के यहाँ पर भी जो है इसके अंदर में सबसे ज्यादा क्या होगा कि जितनी जो पहले ऑफिस के अंदर में अगर समझ लीजिए 70 स्क्वायर फीट पे एक आदमी बैठता था, वो आने वाले टाइम में 125 से 150 स्क्वायर फीट की रिक्वायरमेंट होगी ऑफिस स्पेस की बैठने के लिए। सो ऑफिस स्पेस की रिक्वायरमेंट हमको कहीं पर भी नहीं लगता है कम होगी, वो कम जितनी है उतनी रहेगी, टाइम पे ज्यादा हो सकती है। So final two question. One is again from Vajubhai Makhwana from Mumbai. He is asking what is your prediction about property rates in next 6 to 12 months? About the pricing, he is asking. Pricing में we don't see stable. See pricing में my own prediction है कि जो भी prices काफी highly priced जो luxury projects हैं, luxury products हैं, वेरी लग्जरी प्रीमियम होम्स हैं और या लग्जरी जो या बोल सकते हैं लैंड पार्सल्स हैं, उनमें वी कैन सी स्टिल अ करेक्शन ऑफ 5 to 10% इन वेरी लग्जरी प्रोडक्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट सी एनी करेक्शन एंड आई डोंट सी एनी प्राइस अपस्विंग आल्सो इन नेक्स्ट 6 months। फाइनल क्वेश्चन पवन भाई, इट वाज रियली वंडरफुल, बहुत मजा आया आपसे बात करके। बहुत सारी मुझे भी बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिली है। यू नो देयर आर लॉट ऑफ न्यू यंगस्टर नाउ चूजिंग रियल एस्टेट ब्रोकरेज बिजनेस एज अ करियर। मतलब हम लोग जबरदस्ती आ गए, कोई एक्सीडेंटली आ गया, सो उनके लिए आपका क्या मैसेज है जो अभी फ्रेशर है, जब जस्ट एंटर हुए रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर, उनको आप क्या एडवाइस देंगे? सर उनको तो हम ये एडवाइस देंगे कि उन लोग जिस टाइम में भी एंट्री किए हैं वो बहुत ही गोल्डन टाइम है, क्योंकि जब हम लोग एंट्री किए थे ना तो कोई रेरा था, ना कोई रेगुलेशन था, सब कुछ हम लोगों को, और ना कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स थे, या आपको खुद की नॉलेज शेयरिंग बढ़ाने के लिए या पढ़ाई करने के लिए कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। आज के दिन में तो आपके पास इतने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर आप अलग अलग चीजों के बारे में आराम से चीजों को सीख सकते हैं, कोर्सेज कर सकते हैं। और रियल एस्टेट आज भी जो मैंने बताया कि किसी भी कंट्री की जीडीपी के अंदर में, और इंडिया के डेवलपिंग कंट्री नेक्स्ट 50 साल तक अभी इंडिया का ही है, और रियल एस्टेट की रिक्वायरमेंट लगी रहेगी, बनती रहेगी, लोगों को हर चीजों की जो है वो चलती रहेगी। तो अपने, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने पैशन को बनाए रखिए, कभी भी अपनी वैल्यूज पे कोई कॉम्प्रोमाइज मत करिए, अपना पैसा और कस्टमर का पैसा सेम समझते हुए काम करते रहिए, और इनोवेशन के ऊपर में ध्यान देते रहिए, टेक्नोलॉजी के ऊपर में ध्यान देते रहिए, डेटा एनालिटिक्स पे काम करते रहिए। और ये सब चीज अगर करेंगे तो रियल एस्टेट में आपको सक्सेसफुली मिलेगी, सक्सेस ही मिलेगा और कुछ नहीं है। और अपने पुराने कस्टमर्स के साथ जो जो आपके कस्टमर्स बनते जाते हैं, उनके साथ में हमेशा अपना अच्छा से अच्छा व्यवहार रखिए और उनसे रेगुलर टच में रहिए।
बहुत अच्छे. Thank you पवन भाई for your time and your insight about real estate brokerage business. आपने आपकी पूरी लाइफ स्टोरी हमारे साथ दिल खोल के शेयर की, and I am sure जितने भी लोग आज ऑनलाइन थे वो सब ने कुछ ना कुछ आपकी बातों से बटोरा होगा और अपनी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में अगर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो 100% उसको सक्सेस मिलेगी. एंड आई वांट टू रिपीट योर 5 कोर वैल्यूज फॉर एवरीबॉडी अगेन, which is very very important. अगर आप ये 5 चीजों के ऊपर फोकस करके बिजनेस करेंगे तो आई एम श्योर there is nothing which can stop you to become successful. Those are customer first, integrity, teamwork, innovation and social responsibility. Once again on behalf of everybody, thank you very much Pawan bhai for coming to Broker Ki Pathshala. We would like to present you a small certificate of appreciation on behalf of all the brokers fraternity and Square Feet Foundation, which reads like this: certificate of appreciation to express our gratitude to Mr. Pawan Agarwal for his gracious presence and significant contribution in making Broker Ki Pathshala a great success. We are pleased to sponsor 100 meals under Annapurna project by Rotary Club of Mumbai Daisar, which will provide food for the underprivileged. So your presence because of your presence, we will be contributing this on your behalf. Thank you very much once again, and please stay back as we are going to announce the next speaker for the 4th session of. Yes sir, you would like to say something? Yes सर, इसमें मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा. आपका ये जो रोटरी मील का प्रोग्राम है जिसमें आपने मेरे को 100 लोगों का सर्टिफिकेट दिया है मील के लिए, उसमें मेरे तरफ से 1000 लोगों का मील और उसको ऐड कर दीजिएगा. Thank you very much, sir. Thank you very much. I will share the contact details and bank account. Yeah. So nice of you, Pawan bhai. As you are always like, this is what Pawan Agarwal is. Please stay back. We would like to announce the name of the next speaker for 4th session of Broker Ki Pathshala. We are now going to West from Gujarat. One of the young and dynamic entrepreneurs, next generation, second generation. So you must have seen we are in this first season, we are taking all second generation, 2 generation brokerage company. Mr. Pramit Parikh from, is the director, Parikh Real Estate Management Private Limited. A young entrepreneur who chose to become a realtor, and I'm sure he is going to unveil some new mantras for success for all of us. My sincere request to all the participants, I would appreciate you can log on to Pramit Parikh's website, LinkedIn account, know more about him, and send the question well in advance by Wednesday or Thursday. वो हमको मदद मिलेगी उसका पूरा इंटरैक्टिव सेशन तैयार करने के लिए. I am sure this session you will have enjoyed. Please send your remarks, send your suggestion to us so that हम ब्रोकर की पाठशाला में हर वीक कुछ नया करें, अच्छा करें, ताकि हमारे पूरी फ्रेटर्निटी के लिए कुछ पॉजिटिव चीज कर पाए. Once again, on behalf of Square Feet Foundation and entire Broker Ki Pathshala team, Pawan bhai, thank you very much for being with me. It was real pleasure to know more about you. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you.